अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आज के नावल की तरफ चलते हैं। बेडरूम की कसीर और मकासिद मेज़ पर शादी हॉल के मेन्यू कार्ड पड़े थे, जिनके सामने वक्त गर्दानी करते और हिसाब लगाते हुए शेख निसार वहीद मौजूद थे। वो बार बार अपनी कुशादा पेशानी रगड़ रहे थे। अगर चिकन का सालन किया तो फ़ीकस इतना खर्चा होगा, अगर मटन का सालन हो तो इतना, और अगर सूप का एक प्याला फ़ी बंदा शामिल किया जाए तो ये कुल अखराजात आएंगे। निसार साहब ने मीज़ान लगाया और फिर कैलकुलेटर की को शाकी नज़रों से देखा। फिर नज़र उठाकर सामने खड़ी अपने घर की तीनों खवातीन को देखा। इनकी बड़ी बेटी रिदा, बीवी सौबिया और छोटी साहबजादी फ़िज़ा तीनों आईने के सामने खड़ी थीं। रिदा सुनहरी काम वाला सफ़ेद अरूसी गरारा पहनकर आईने में उसकी फ़िटिंग देख रही थी। रिदा, तुम भागकर शादी नहीं कर सकती? फ़िज़ा ने हद दर्जा संजीदगी से पूछा। फ़िज़ा, सोच कर बोला करो। सोबिया निसार ने रिदा के सर पर कामदार दुपट्टा रखकर उसे दुल्हन बना हुआ तसव्वुर करते हुए फ़िज़ा की बेतुकी बात पर गुस्से से आंखें दिखाईं। तुम मुझे पहले कहती, अब तो मैंने इतनी लंबी हील ले ली है, अब इसमें कैसे भागूंगी? रिदा ने फर्शी गरारा उठाकर अपनी 4 इंच की नगों वाली हील दिखाकर ऐसे उज़र पेश किया जैसे अगर हील ना खरीदी होती तो यकीनन भागकर शादी कर लेती। सोचकर बोला करो, कोई वक्त कबूलियत का होता है, सोबिया ने टोका। सोबिया अब दुपट्टा बेड पर रखकर रिदा को शादी का जेवर पहना रही थीं, और भागना कौन सा मुफ्त है। शादी में एक वक्त का खर्चा है, जबकि भागने की सूरत में सुबह शाम रिश्तेदार इजहार हमदर्दी करने आएंगे और मुझसे देगचे भर भर कर चाय बनाने की तवक्को ना रखें। कोई अनजान होता तो इनकी इस गुफ्तगू को दीवानगी ही समझता, मगर ये फैमिली ऐसी ही थी। निसार वहीद खुद 6 बहन भाई थे। सबके अरमान थे कि बड़े तालीमी इदारों से अच्छी तालीम हासिल की जाए। नतीजतन इनका तर्ज ज़िंदगी ये हो गया था कि एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 10 चीज़ों पर समझौता करना पड़ता था। अपनी पसंद के इदारों में पढ़ने के लिए इन्हें नापसंदीदा पब्लिक सवारियों पर इक्तफ़ा करना पड़ता था। खाना 5 वक्त खा लेते थे, मगर कपड़े बड़े भाई खरीदते, जो हर साल एक दर्जा तंजीली के बाद छोटे भाई तक ज़रूर पहुँचते। निसार साहब और उनके बहन भाइयों ने इन सब बातों को दिल पर लेने के बजाय इन पर हंसकर महफूज होना सीख लिया था। यही हिस मज़ाह अब उनके अपने घर की भी बुनियाद थी। अब इनके भी चारों बच्चे जवान हो गए थे। माली तंगी नहीं थी, लेकिन अब मसला ये था कि हर अच्छा तालीमी इदारा मखलूत था। नामवर यूनिवर्सिटियों में नाम पैदा करने के लिए लड़के लड़कियों को मिलजुल कर प्रोजेक्ट्स करने पड़ते थे। निसार वहीद से अपने बच्चों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। उन्होंने इस मसले से निपटने के लिए अपने बच्चों और इनके क्लास फेलोज से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। इस मिजाह वाले निसार अंकल रिदा के तमाम ग्रुप के पसंदीदा थे। निसार वहीद को भी बच्चों के तमाम दोस्तों की नकलो हरकत और शजरा नस्ब मालूम था। अक्सर ही उनके घर में कंबाइंड स्टडी ग्रुप आए होते। इन्हें बच्चों पर भरोसा भी था और इनके दोस्तों की तरफ से भी खूब तसल्ली थी। बड़ा बेटा नौकरी कर रहा था और रिदा ग्रेजुएशन के पेपर्स दे चुकी थी। रिदा की शादी पूरे अरेंज मैरिज तरीके से डॉक्टर रोहेल बिलाल से होने जा रही थी, और निसार वहीद इन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो इनकी तरह मिलनसार और खुश गुफ्तार नहीं थे। इनका मिलना मिलाना किस कदर मुख्तसर होता होगा, और इन खुशबख्त लोगों का शादी पर खर्चा भी कितना कम आता होगा। साइम पराए बेड पर उल्टा लेटा बड़े मज़े की नींद सो रहा था। गहरी नींद में उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो साहिल समंदर के किनारे लेटा है और लंबे लंबे दरख्त अपने पत्तों से उसे हवा दे रहे हैं। फिर उसके ऊपर एक मर्दाना कुर्ता आ गिरा। उसने तखील में तसव्वुर कर लिया कि पाम के दरख्त का एक पत्ता उसके ऊपर चादर की सूरत आन गिरा है। नींद में मामूली सी खलिश आई थी, जो लम्हा भर में दूर हो गई। फिर एक के बाद एक कपड़े उसके सोते वजूद पर ढेर होने लगे, मगर वो थकावट के बाइस इतनी गहरी नींद सो रहा था कि करवट भी न बदली। चंद लम्हों बाद उसके सर पर किसी ठोस चीज़ का वार हुआ। साइम को लगा कि पाम का वो मेहरबान दरख्त जो बहुत देर से उस पर साया किए हुए था, इससे एक वजनी सा नारियल टूटकर उसके सर पर गिरा हो। साइम हड़बड़ाकर उठा। कौन? ये क्या? वो सर सहलाते हुए अपने ऊपर पड़े कपड़ों के ढेर को देख रहा था। ओए, तुम इधर हो? सॉरी यार, मैंने देखा नहीं। गोल मटोल फ्रेंच दाढ़ी वाले वकास ने साइम के ऊपर से कपड़े उठाए और वो ढेर करीबी कुर्सी पर रखकर फिर अपनी तैयारी में लग गया। साइम ने अपने तकिए के करीब पड़ा वकास का वो मर्दाना खुस्सा देखा, जो अब यकीनन उसके नाप का नहीं रहा था। इसलिए जल्दी में वकास ने साइम के सर पर दे मारा था।
किधर की तैयारी है? साइम की आंखें अधूरी नींद की वजह से चिपकी हुई थीं। मेरी क्लास फेलो की मेहंदी है, हमारे ग्रुप की पहली शादी है। रिजल्ट से ज़्यादा तो हमें उसका इंतज़ार था। वकास ने कुर्ते के ऊपर 3 साल पुरानी जर्सी चढ़ाई। ये इन अच्छे वक्तों की जर्सी थी जब वकास का बाजारी खाने खाकर पेट नहीं निकला था, इसलिए जर्सी नाफ के ऊपर सिमट कर बैठ गई। तुम सुनाओ, इंटरव्यू कैसा हुआ? वकास ने सांस अंदर खींचकर जर्सी को नीचे किया, मगर वो सांस छोड़ते ही फिर ऊपर को चढ़ गई। HR वाले मुझे फजूल में रगड़ रहे हैं, इनका गुस्सा कुछ समझ नहीं आता। पर्चियों पर चलते हैं, ये भला क्या इंटरव्यू लेंगे? पिछले 2 इंटरव्यूज़ में जो सवाल पूछे गए हैं बस वही दोहरा दोहरा कर दिमाग खाते रहे हैं। साइम ने अपना दुखड़ा रोकर नज़र उठाई तो देखा वकास आईने के सामने खड़ा जर्सी बदलकर वास्किट पहन रहा था। तुम सुन भी रहे हो? साइम ने अपने कज़न की अदम दिलचस्पी पर खफा होते हुए कहा। यार ये सब तो चलता रहता है, चलो उठो तुम भी मेहंदी पर चलो, अकेले घर पर क्या करोगे? वकास जल से बाल बिठाकर बीवे बच्चों की तरह तैयार था। मैं सिर्फ 2 पतलूने और 3 शर्ट्स लेकर आया हूँ, मैं नहीं जा रहा। वकास और साइम वो कज़न थे जिनकी माँओं की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए उम्र के चंद साला फ़र्क के बावजूद वो कज़न नहीं बल्कि दोस्तों की तरह रहते थे, क्योंकि इनकी कोई भी बात माँओं के ज़रिए सफ़र नहीं करती थी। वकास बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद घर से दूर दूसरे शहर हॉस्टल में गया था। फिर उसने 3 दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। ये गर्म शहर की तीसरी मंजिल पर मौजूद अपार्टमेंट आधा साल तनूर बना रहता था। अगस्त के महीने में बिजली चली जाती तो ये दोस्त सूती चादर पानी में भगोकर अपने ऊपर लेकर सो जाते। उसके बरक्स इससे 3 साल बड़े साइम ने अपने घर में रहकर शहजादों की तरह पढ़ाई की थी। इसका सबसे बड़ा एहसान घर वालों पर यही था कि वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। इम्तिहान के दिनों में माँ का बस चलता तो निवाले भी तोड़ तोड़ कर अपने होनहार बेटे के मुंह में डालती ताकि उसकी पढ़ाई में खलल ना आए। तालीम का सुहाना दौर गुजरा, डिग्री हाथ में आई तो घर वाले खिदमत गुजार रियाया से एहतजाज करने वाले अवाम बन गए। भाई आपकी नौकरी लग गई है, अब अच्छा सा मोबाइल दिलवा दें। छोटा भाई फरमाइश करता, बेटा इस बार तनख्वाह आए तो सोफ़ों की पॉलिश करवा दो। माँ भी पाई पाई का हिसाब रखती। 2 साल छोटे शहर की दरमियानी मुलाजमत करने के बाद अब साइम बड़े शहर की बड़ी नौकरी के ख्वाब देखकर इंटरव्यू देने आया था, इसलिए वकास का मेहमान बना हुआ था। वकास भी मेज़बानी के फ़राइज़ निभाते हुए अलमारी से अपना पुराना कुर्ता निकाल लाया। ये पहन लो, मुझे तंग हो गया है, तुम्हें एकदम फिट आएगा। उसने कुर्ता साइम के कंधों से लगाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी दोस्त की शादी है, मैं किसी को वहाँ जानता भी नहीं हूँ, ऐसे ही मुँह उठाकर चल पड़ूँ। साइम ने फिर से चादर तानी और लेट गया। मेरी दोस्त की मेहंदी है, बाकी तीनों रूममेट्स भी जा रहे हैं, तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? वकास ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा, बाकी तीनों भी तकरीबन तैयार थे और मुझे अनजान फंक्शन में जाकर क्या मिलेगा? साइम आंखें मूंदे बुड़बुड़ाया। मुफ्ता। वकास ने नदीदेपन से ठीक पते की बात की। साइम की आंखें झट से खुल गईं, पेट में नज़ाकत से तैरती मछलियाँ फुड़फुड़ाने लगीं। बात तो सच थी, जब से इन गरीब छड़ों का मेहमान बना हुआ था, तेल में तैरती मस्कीन हड्डियों वाला सालन मिल रहा था। साइम झट से बैठ गया। आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। साइम ने आंखें मलकर इधर उधर देखा, फिर वकास का फेंका हुआ खुसा उठा लिया। यार तेरा खुसा भी ले लूँ? साइम ने खुसा पहनकर पूछा। खुशामदीद फूफो जी, तशरीफ़ लाइए। निसार वहीद हॉल के दरवाजे पर सब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे जब उन्होंने अपनी फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला फूफो को आते देखा, जिनका बेटा साथ साथ इनका ऑक्सीजन सिलेंडर घसीटता हुआ आ रहा था। तुम्हारी बेटी की शादी है इसलिए आई हूँ, वरना तो मेरे सब आज़ाद जवाब दे चुके हैं। फूफो ने प्यार से निसार को गले लगाया। निसार वहीद भी खुश हुए कि इनकी बेटी को दुआएं देने कितने बुजुर्ग आए थे। फूफो आपकी खुशी तो दूर से नज़र आ रही है। फूफा जी के जाने के बाद गालिबन आपने आज पहली बार अपने बालों को इतने स्याह रंग से रंगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। निसार ने नीम संजीदगी से वाह वाह की। चल शरारती, नाना बनने की उम्र में काका बना फिरता है। फूफो शर्माकर मुस्कुरा दी। वो आगे गई तो वकास और साइम आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये मेरा कज़न है, मेरे पास ठहरा हुआ है। वालेकुम बेटा, आप जैसे जिम्मेदार बच्चे की ही मुझे ज़रूरत थी। आज मेहंदी के साथ निकाह भी है और मौलवी साहब का सख्ती से ऑर्डर है कि इनकी मौजूदगी में म्यूज़िक ना बजे। मौलवी साहब की जिम्मेदारी आप दोनों की है। निसार ने बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। जी अंकल। बिल्कुल अंकल। दोनों इज़्ज़त अफजाई पर खुश होते हुए हॉल में दाखिल हुए थे। तुमसे तो सलामी ऐसे ही वसूलूंगा। इनके जाने के बाद निसार वहीद ने साइम की पुश्त को देखते हुए सोचा। वो दुल्हन के मेहमान थे, इसलिए ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। वकास के ग्रुप के बाकी लड़के भी ब्राइडल रूम के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खुला था और अंदर फ़ोटोशूट हो रहा था। तमाम कैमरों और रोशनियों का रुख खरीदा की जानिब था, जो कैमरे के सामने खड़ी मुस्कुरा कर तस्वीरों में कैद हो रही थी। साइम की निगाह भी फितरी तौर पर उसकी तरफ ही उठी थी।
हल्के पीले दुपट्टे में शरारती और मासूम रिदा ऐसी लग रही थी जैसे तलुए आफताब पर ठंडी किरणों से छेड़छाड़ कर रही हो। फिर फोटोग्राफर के कहने पर उसने गोल घूमकर दिखाया तो गरारे के बल खुले और कितने ही रंग झलकने लगे थे। ये मेरा कज़न है साइम, वकास ने उसका तारुफ बाहर खड़े अपने दोस्तों से कराया। साइम सलाम का जवाब देते हुए दरवाजे से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और वहीं खड़ा रहा जब तक फोटोशूट ख़त्म नहीं हो गया। एक तरफ से लाइट्स वाले और कैमरामैन बाहर निकल रहे थे तो दूसरी तरफ से वकास और उसके दोस्त कमरे में दाखिल होने लगे, जहां रिदा के साथ उसकी बाकी सहेलियां भी मौजूद थीं। एक्सक्यूज़ मी, आपका ये रह गया। रिदा ने कैमरे का एक लेंस उठाकर साइम की तरफ बढ़ाया। साइम सबसे आखिर में अंदर दाखिल हुआ था, इसलिए रिदा को लगा वो फोटोग्राफर के साथ है। रिदा, ये मेरा कज़न है साइम, वकास ने आगे बढ़कर तारुफ करवाया। ओह सॉरी। रिदा गाल पर हाथ रखकर हंस पड़ी। बगैर कैमरों के भी उसकी हंसी में बेफिक्री और मासूमियत थी। फिर आप ये लेंस इनको पकड़ा दें। रिदा ने फोटोशूट करने वालों की तरफ इशारा किया जो अब तार लपेट रहे थे। साइम लेंस पकड़कर वापस आया तो दरवाजे के पास ही यूसुफ और मायदा सेल्फी ले रहे थे। रोल नंबर 17 और रोल नंबर 21, आज मेरी मेहंदी है, मेरे साथ तस्वीरें बनवा लें। रीना ने दोनों हाथ कमर पर रखकर किसी प्रोफेसर की तरह अपने ग्रुप के लैला मजनू को डांटा। माजरत, रोल नंबर 32। यूसुफ फ़ौरन कान पकड़कर रिदा के पास आया। रोल नंबर 4, हमारी अच्छी सी तस्वीर तो लें। मायदा ने वकास से कहा, लो जी, यहाँ तो रोल कॉल चल रही है। बाकी भी हंस पड़े। अच्छी अच्छी तस्वीरें लो स्माइल के साथ, बल्कि सब बोलो स्माइल। रीदा ने एक को ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा करते हुए पूरी 32 दिखाई। उसकी तकलीद में बाकियों ने भी स्माइल कहा और ऐसे ही सब तस्वीरें बनाने लगे। चलो सबकी एक कंबाइन तस्वीर भी हो जाए। वकास ने 2-4 तस्वीरें लेकर सबकी ग्रुप सेल्फी लेना चाहिए। इसमें तो मेरा करारा भी नहीं आ रहा, ऊंचाई से तस्वीर लो। रीदा ने भोलपन से शिकायत की, मेरी लंबाई यहीं तक है। वकास ने कंधे उचकाए, मैं खींच दूँ। दराज कद साइम ने कहा और कैमरा लेकर उनके पूरे ग्रुप को फोकस किया। अब सब बोलो स्माइल। रीदा के साथ सबने बेफिक्री से स्माइल का नारा बातें खोल कर लगाया। बहुत अच्छी तस्वीर है साइम, थैंक यू। मैं अपलोड करके आपको टैग कर दूंगी। आपका पूरा नाम क्या है? रीदा ने बराह रास्त पूछा, लेकिन साइम जवाब देता इससे पहले कमरे में निसार वहीद और दीगर अफराद दाखिल हो गए। निकाह का वक्त हो गया था। अस्तगफुरुल्लाह। मौलाना साहब ने बेतकल्लुफ़ी से खड़े लड़के लड़कियों को देखकर हुंकारा भरा। लड़कियां फ़ौरन दाएं दीवार से जा लगीं और लड़के बाहर निकल गए। निकाह पढ़ाया जाने लगा। कुल मिलाकर 2 घंटे और 13 मिनट के बाद साइम फंक्शन में दोबारा दाखिल हुआ। निसार वहीद ने वकास और साइम को मौलाना साहब की ड्यूटी दी थी, मगर वकास ने कहा कि उसने ग्रुप के साथ कोई डांस तैयार किया हुआ है, वो नहीं जा सकता। इसलिए साइम अकेला ही निकाह ख्वाह को छोड़ने गया था। मखलूत तालीमी निज़ाम ने माशरे को बिगाड़ कर रख दिया है। गाड़ी चलते ही मौलवी साहब ने बड़ी नागवारी से कहा था, जी हाँ बिल्कुल जी। ड्राइव करते साइम ने गैर मशरूत इकरार किया। मौलाना साहब ने दुल्हन के कमरे में लड़के लड़कियों का हंसता मुस्कुराता झमकट्टा देखा था। इस वक्त वो खामोश रहे थे और अब अपने सारे ख्यालात साइम के गोश गुजार कर रहे थे। और साइम, जिसने गैर मखलूत यूनिवर्सिटी में 4 साल में किसी दोशीज़ा की आवाज़ भी शाज़ो नादर ही सुनी थी, घंटा भर मुजरिम कितना सर धनता रहा। जब वो वापस हॉल में पहुंचा तो तमाम हल्ला गुल्ला भी अख्ताम के करीब था और खाना लग चुका था। साइम ने प्लेट भरी और कुर्सी पर बैठकर वकास का वो खुस्सा उतारा जिसने जगह जगह से उसका पाँव सुर्ख कर दिया था। कोई फिल्मी सीन नहीं हुआ, कोई रुकावट नहीं डली। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन मुस्कुराकर स्टेज पर तस्वीर बनवा रहे थे। ना साइम को भंगड़ा डालना नसीब हुआ, ना ही वकास के डांस की वीडियो बनाकर दीगर कजन्स के साथ शुगल लगाने का मौका मिला। अब वो था और इश्तहा अंगेज़ खुशबू वाला चिकन का सालन। साइम ने टांग की बोटी उठाई और दांतों में कुव्वत से दबाकर उसे हड्डी से अलग किया। फिर वो ज़ोरों शोर से खाने लगा, क्योंकि अब तो ये खाना उसकी मेहनत की कमाई था। 2 साल बाद इनकी ज़िंदगियों में ये तब्दीली आई थी कि साइम जिस शहर में पहले मेहमान था अब वहाँ का बासी हो गया था। जिस ह्यूमन रिसोर्स वालों को वो इंटरव्यू के दौरान कोसता था, अब इसी डिपार्टमेंट का फ़ाल हिस्सा था। रिहाइश के लिए उसे अलाउंस मिल रहा था, जिससे इसने घर की एक मंजिल किराए पर ले रखी थी। वकास कभी वापस गया ही नहीं था, बल्कि माँ और बहन भाइयों को भी यहीं बुलवा लिया। अब पिछले ठिकाने में सिर्फ इसके वालिद साहब थे जो रिटायरमेंट के मुंतज़िर थे, ताकि वो भी बोरिया बिस्तर समेट कर आ सकें। साइम की किस्मत में ऐसा कुछ नहीं था। उसका तमाम ननिहाल जिस शहर में आबाद था, उसकी माँ वो छोड़कर कभी नहीं आने वाली थी। जब से साइम का इकलौता रूममेट इसे छोड़कर गया था, वो तब से वकास को कायल कर रहा था कि पढ़ाई वाली तन्हाई और नौकरी वाली तन्हाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब तनख्वाह से जेब गर्म हो तो अकेले रहने के ठाठ ही और होते हैं। वो चाहता था वकास उसका रूममेट बन जाए, मगर वकास टाल मटोल कर रहा था। जल्द ही साइम के सारे दावों के पोल खुलने के दिन भी आ ही गया। वकास साइम के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से बदबुओं के भभूके निकल रहे थे। साइम तू जिंदा है? वकास सांस रोककर अंदर आया था। जवाब में खुले फ्रिज के सामने से साइम नुमदार हुआ। उसके हाथ में मौजूद फ्रिज साफ करने वाला कपड़ा उसकी उंगलियों जैसा ही चिकना और बदरंग हो चुका था। बालों में पालक के सब्ज पत्ते झांक रहे थे, जबकि चेहरे के बाल सर्दी के बाइस अकड़ गए थे।
किसी लाश को ठिकाने लगा रहे हो। वकास ने फ्रिज और फ्रीजर से निकलने वाले बेशुमार शॉपर देखे जो अब काबिल शनाख्त नहीं रहे थे। नहीं यार, अल्लाह जाने किस वक्त फ्रिज का स्विच हिल गया था। देखो, हर चीज़ का सत्यानाश हो गया। साइम उस ढेर पर खड़ा था जो कुछ दिन पहले तक मुंह में पानी लाने वाली खुराक थी और अब जिस हाल में मौजूद थे, मैदे का खाया पिया बाहर निकालने पर तुली थी। तुम सही कहते थे, अकेले रहने के बहुत मज़े हैं। देखो, यहाँ तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं। वकास ने फटे हुए दूध की तरफ इशारा किया जो बेसन में बह रहा था। छोड़ो ये सब, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। साइम ने सारा सामान शॉपर में डालकर फेंकने के लिए रख दिया। नहीं भाई, ये खुशबुओं का शहर आपको ही मुबारक हो। मुझे वैसे भी रिदा की तरफ जाना है, उसे सीवी बनाने में कुछ मदद चाहिए थी। वापसी पर लगाता हूँ चक्कर। वकास ने टी शर्ट नाक तक चढ़ा ली थी और उसकी तरफ हाथ हिलाकर बाहर निकल गया। साइम ने नलके के नीचे बड़ा पतीला रखा और पानी भरने लगा। दोस्त के बजाय सहेली की मदद करने चला गया। हमसाये ने खिड़की खोलकर गहरा सांस लिया तो उसके जहन में झमाका हुआ। वो इसी तरह बाहर को दौड़ा। वकास अब गेट तक ही पहुंचा था। रिदा कौन? उसने बिना किसी तमहीद के पूछा। मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रही है। याद नहीं तुम उसकी मेहंदी पर भी गए थे? वकास ने पते की बात की। शौहर बेरोजगार हो गया या नौकरी करने का ख्याल देर से आया? साइम अब भी लंबे लंबे सांस ले रहा था। नहीं यार, उसकी शादी तो ख़त्म हो गई। लड़का अच्छा नहीं निकला। वकास ने तासुब से सर हिलाते हुए मुख्तसर तरीन मालूमात दी, जबकि साइम एक एक हर्फ तफसील से सुनने का मुंतज़िर था। साइम हक्का बक्का खड़ा ताज़ा मिली सारी मालूमात को जहन के मुख्तलिफ खानों में फ़िट कर रहा था। कोई चाय कॉफ़ी पियो, लगता है तुम्हारा दिमाग सुबह सुबह की मुशक्क़त से बंद हो गया है। मैं चलता हूँ। वकास ने एक कदम गेट के बाहर निकाला। यार, इससे पूछना मुझसे शादी करेगी? साइम ने हाँफते हुए कहा। वकास की एक टांग अब भी गेट के अंदर थी। वो इसी टांग पर वापस पलटा और बाहर वाली टांग भी अंदर कर ली। दिमाग तो ठीक है। वकास ने साइम को देखा जिसके बालों में पालक के पत्ते फंसे थे, बाजू पर बदरंग चिकनाई के धब्बे थे और चेहरा अब भी सदमे में था, मगर निगाहें गायद दर्जा संजीदा थीं। ये सर्दियों के वो दिन थे जब सूरज तकल्लुफ़न ही निकलता था। निसार वहीद ने सोफे पर फैले धुले कपड़ों को देखा जो रात भर की हवाखोरी के बाद गीले नहीं रहे थे कि इनको दोबारा बाहर डाला जाए, जबकि ठंडे होने के बाइस अलमारी में रखना भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने नज़र घुमाई। फिज़ा कोई असाइनमेंट बना रही थी, जबकि बड़ा बेटा अवैस मोबाइल पर किसी फजूल बहस को ज़िंदगी का अहम तरीन मकाला समझकर ज़ोर ज़ोर से टाइप कर रहा था। बेटा ज़रा उठना। निसार वहीद चंद कपड़े बाजू पर लिए अवैस के पास पहुँचे। बेटा सादत मंदी से उठा तो निसार ने एक बुनियान सोफे पर फैला दी। अब बैठो, फालतू बैठने का क्या फ़ायदा, अपनी बुनियानी ही गर्म कर लो, अलमारी में रखें, काम ख़त्म हो। अवैस एहतजाज करता रह गया, मगर निसार वहीद अपने काम में लगे रहे। हर एहतजाज के 10-10 जवाब देकर उन्होंने इंसानी हरारत से कपड़े गर्म करने का गुर निकाल लिया था। काम ख़त्म करके वो खिड़की तक पहुँचे। खिड़की के बाहर रिदा बैठी नज़र आ रही थी। वो अपने कुत्ते को घुमाने लेकर गई थी। उसे अब तन्हाई ज़्यादा अच्छी लगती है, निसार वहीद ने तासुब से सोचा और ख़ुद भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। इनको आते देखकर उनका पालतू कुत्ता पीटर पैन, जो एक कोने से दूसरे कोने तक खुशी से दौड़ने लगा रहा था, इनके पास आ गया। काश पीटर पैन दुनिया में सब तुम्हारे जैसे होते, मासूम रहते, कभी बड़े ना होते। निसार वहीद ने पीटर मैन की सुनहरी माइल भूरे बालों पर हाथ फेरा। क्या सोच रही हो? वो आहिस्ता से रिदा के पास ही बैठ गए। सोच रही हूँ सूरज कितने सालों से ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। इंसान भी गोल गोल दायरों में घूमता रहता है, अव्वल से आखिर तक चकराने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। निसार वहीद ने कुछ नहीं कहा। अब तसल्लियों का वक्त गुजर चुका था। अब तो वो खामोशी से मुंतज़िर थे कि रिदा खुद हिम्मत करे, इसलिए वो खामोशी से पीटर पैन को रबड़ की गेंदों से खेलता देखने लगे। रिदा को हमेशा से हंसने की आदत थी, लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहाँ सबको संजीदगी पसंद थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा थे। बहू को उठने में देर क्यों हो गई? सलाद इतना पहले क्यों बना दिया कि उसने पानी छोड़ दिया? शौहर के आने से पहले जो लिपस्टिक लगाकर मटकती फिरती है, वो बेवा सास के ज़ख्म हरे करने के लिए करती है। छोटी सी बात को संजीदगी से लेकर पहाड़ सा बड़ा कर दिया जाता था। वो बातों को दिल पर लेने वाली थी भी नहीं, वो हंसकर टाल देने वालों में से थी, मगर ये सिफ्त भी उसकी बुराइयों में शुमार होती थी। बाकी संजीदा थे तो रोहेल कड़वा था। पूरी दुनिया में एक वो अच्छा होता तो सब अच्छा होता। ये तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? रोहेल नाइट सूट निकालने गया था तो 2 जनाना सूट अपनी अलमारी से मिले। उसने तयशुदा सूट मुंह पर मारने के अंदाज में रिदा की तरफ फेंके। गलती से रख दिए होंगे, अच्छा हुआ आपने पहन नहीं लिए। रिदा ने कपड़े समेटते हुए हंसकर कहा, दाम दिखाने के अलावा भी कुछ आता है? हर चीज़ को मजाक समझती हो। सही कहते हैं मेरे घर वाले, तुम बसने की नीयत से नहीं आई, मुझ पर कब्जा करने आई हो। वो ऐसी ही गुफ्तगू का आदी था। इंसानों पर कब्जा नहीं होता, इन्हें फतह किया जाता है। रिदा रोहेल की आंखों में देखते हुए अदा से मुस्कुराई। और इंसानों को फतह ऐसी ही निगाहों से तो किया जाता था। उसकी निगाहें अज़म थी कि अपनी मोहब्बत से वो उसे फतह करेगी, जबकि उसकी मुस्कुराहट खुद फतह होने की दास्तान सुना रही थी।
रोहेल थम गया और उसको देखने लगा। वो मुस्कुराती रही, बहुत ही पक्की हो तुम। रोहेल ने नखवत से मुंह फेरा तो रिदा को संजीदा रहने का गुर सिखा गया। उसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, जिंदगी को संजीदगी से देखने लगी। मशीन बनकर भी देख लिया मगर पत्थरों को मोम ना कर सकी। पूरे दिन में 1 घंटा उसने अपने लिए निकाल लिया। इस 1 घंटे में वो पार्क जाती, सैर करती, इंसानों से मिलती और अगले 23 घंटे पत्थरों से सर टकराने का हौसले का बंदोबस्त कर लेती। वहीं पार्क में ही उसे वो मिला था, पीटर पैन। वो एक 6 साल की बच्ची का नया नवेला और पहला पालतू जानवर था। वो बच्ची अपनी माँ के साथ इसे सैर पर लेकर आती थी। मोहब्बत की प्यासी रिदा को इंसानों की भीड़ में उससे इंस होने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि वो लोग कहीं जा रहे हैं और पीटर पैन के लिए कोई मुनासिब घर ढूंढ रहे हैं तो रिदा ने सोचने के लिए लम्हा भी नहीं लगाया और उसे ले लिया। इस घर में जहाँ रिदा की जगह नहीं बन पाई थी, पीटर पैन की गुंजाइश कहाँ निकलती। रिदा ने पीटर पैन को अपनी मैके भेज दिया जहाँ वो सबका प्यारा बन गया और ख़ुद रिदा ने फिर पार्क जाना शुरू कर दिया। जाते हुए 4 बातें बर्दाश्त करती और वापसी पर 10 सुन लेती, मगर जाती ज़रूर। चंद माह बाद रोहेल ने पैसों का तकाजा शुरू कर दिया। तुम चाहती हो मैं ज़िंदगी भर दूसरों के तलबे चाटता रहूँ, अपना कुछ ना करूँ? मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद किसी डॉक्टर ने प्लाजा किराए पर दे रखा है तो किसी का डेयरी फार्म है। सिर्फ नौकरी से गुजारा नहीं होता, अपना नाम बनाते सालों लग जाते हैं। अपने भाई को नहीं देखती कैसे बड़ी गाड़ी लिए घूमता है? रोहेल ने जताया। अवैस भाई की बात और है, वो बहुत मेहनती हैं। रिदा ने समझाया। तो कह दो मैं मेहनती नहीं हूँ, इसलिए मेरा इम्तिहान पास नहीं हो रहा। सारी मेहनत तो तुम्हारे ख़ानदान में है, मैं नौकरी कर लूँ। रिदा ने तजवीज़ दी। मेरी मजबूरी में अपना आवारागर्दी का मौका निकाल लो, अम्मी ठीक ही कहती हैं। उसने अपनी माँ का एक और अकवाले ज़री याद किया। रोहेल ने हर समत उसका घेराव कर लिया कि वो अपने घर से रकम मांगे, तो रिदा ने इस बारे में संजीदगी से सोचा। फिर संजीदगी से अपना सामान उठाया और अपने घर जाकर उसे संजीदगी से फ़ैसला सुना दिया। रोहेल ने उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करके रिदा की बुराइयां की ताकि बदनामी के डर से वो वापस आ जाए, लेकिन उसके इस कदम ने रिदा की संजीदगी में मज़ीद इजाफा कर दिया। रोहेल एक जलजले की तरह उसकी ज़िंदगी में आया और सब कुछ बुनियादों से हिलाकर चला गया। वो पढ़ी लिखी थी, उसके घर वाले उसके साथ थे। मुंतशिर ज़िंदगी फिर से संभल गई, लेकिन अब संजीदगी उसका साया बन गई थी। झरनों की तरह वक्त बेवक्त फूटती हंसी और कहका मादूम हो गया था। बाप बेटी खामोशी से लॉन में बैठे थे। पीटर पैन ने पास आकर रिदा के घुटने पर अपना सर रख दिया। वो बेजुबान था, उसे ये समझने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी कि रिदा उदास है और उसे किसी अपने का लम्स चाहिए। रिदा मुस्कुराकर उसके लंबे बालों वाले कान सहलाने लगी। क्या लोगों के दिल ऐसे पत्थर भी होते हैं? शादी से पहले किसी ने छानबीन नहीं की? साइम ने तफसील सुनकर गुस्से से कहा। पिछली बार नहीं की, मगर अगली बार डबल करेंगे, इसलिए जज्बाती ना हो और भूल जाओ, तुम्हारा चांस नहीं। वकास ने चाय का घूंट भरा। वो जाते जाते वापस पलट आया था और साइम की संजीदगी देखकर तसल्ली से सारी बात बताई थी। कैसे दोस्त हो तुम, बात ही नहीं समझ रहे? साइम उलझकर बोला। अक्लमंद दोस्त हूँ, वो शादी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। पहले पटाखा थी, अब बॉम्ब हो गई है। अल्लाह बचाए, किसी का भी सर फट सकती है। वकास जानता था कि साइम एक ही बार रिदा से सरसरी मिला था। अब एक मुख्तसर मुलाकात के बल पर ऐसा शदीद इरादा उसकी समझ से बालातर था। लेकिन आज नहीं तो कल उसके घर वाले उसका रिश्ता ढूंढेंगे, तो कल के बजाय आज क्यों नहीं? साइम बज़िद था। फिलहाल वो सिर्फ अपने कुत्ते का रिश्ता ढूंढने में दिलचस्पी ले रही है, अपने लिए वो नौकरी ढूंढना चाहती है। वकास ने चाय का कप खाली करके मेज़ पर रखा और अपनी चाबियां ढूंढने लगा। कुत्ते का रिश्ता मतलब साइम की बोरियत भरी जिंदगी में आज पल पल उतार चढ़ाव आ रहे थे। इंसानों की असलियत देकर उसने एक वफादार कुत्ता पाल लिया है। कोई इंग्लिश कॉकर स्पिनल नामी नस्ल का खूबसूरत कुत्ता है, जैसा बरतानिया के शहजादा विलियम ने रखा हुआ है। रिदा अब उसके लिए उसी आला नस्ल का रिश्ता ढूंढ रही है। फिर उसके ही बाल बच्चे पालकर नानी दादी बनेगी और खुशी से रहेगी। तुम जैसा सूखा दूध फांकने वाले का रिश्ता ले जाकर मैं उसकी नज़रों में मशकूक नहीं होना चाहता। चलता हूँ। वकास को सोफे के कुशन के पीछे मौजूद चाबी मिल गई, जिसको उठाकर वो खुद भी चल पड़ा। साइम दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त किए किसी गहरी सोच में था। उसको अपने बॉस याद आए, जिनको पसंद की शरीके हयात मिली थी, लेकिन वो आइडियल जोड़ा बे औलाद था। बेगम अजीज़ के पास 3 तोते, मछलियाँ और 4 मुख्तलिफ नस्लों के कुत्ते थे, जिनको वो औलाद की तरह चाहती थीं। रिदा के जिक्र पर उसे बेगम अजीज़ बहुत याद आ रही थी। सोबिया बेगम ने तीसरी दफ़ा ड्राइंग रूम का चक्कर लगाया था। वकास लैपटॉप में पहले की तरह ही काम में जुटा था। कुछ ही फासले पर रिदा बैठी गर्दन टेढ़ी करके लैपटॉप की स्क्रीन देख रही थी। बेटा, आपकी चाय तो ठंडी हो गई है, मैं ताज़ा बना दूं? सोबिया ने आधा चाय का कप उठाया। नहीं आंटी, शुक्रिया। मसरूफियत में ध्यान ही नहीं रहा। वकास ने लैपटॉप मुकम्मल रिदा की तरफ मोड़ा। ये देखो, सीवी तो हो गई, अब ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार भी देख लेते हैं ताकि अप्लाई कर दें। वकास ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। ज़रूरत रिश्ता में तुमने अप्लाई करना है? गुस्से से बोलते हुए रिदा की भवें कमान की तरह खड़ी हो गई।
दरवाजे से बाहर जाती सोबिया बेगम ने भी पलटकर वकास को देखा। मेरा मतलब है नौकरी के इश्तिहार देख लें। वकास ने वेबसाइट खोलते हुए दिल ही दिल में साइम को गाली निकाली। वो जानता था रीता इस टॉपिक से किस कदर नाला है, जबकि रीता ने शक की नज़र सोबिया बेगम पर डाली, जिन्हें उसने चंद एक बार अपनी सहेलियों से रीता के लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढने का कहते सुना था। जो भी रीता से इस मामले में रब्ता करता रीता उसे ब्लॉक कर देती। सोबिया ने मुदाफाना अंदाज में सर हिलाया, जैसे वजाहत कर रही हो कि इन्होंने वकास से कुछ नहीं कहा, और कमरे में से चली गई। ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहां कम से कम लोगों से वास्ता पड़े, रीता ने कहा और उंगली की मदद से वेबसाइट को चलाने लगी, जिसे यूनिवर्सिटी में मजाक से इंसानी मगनातीस कहा जाता था, और वो अब इंसानों से दूर भाग रही थी। वकास ने दिल ही दिल में अपनी अक्लमंदी को दाद दी, जो साइम की बातों में नहीं आया। वो दोनों काम में मसरूफ थे तो बाहर डोरबेल बजी। उसको अनसुना करके दोनों काम में लगे रहे, लेकिन अगली आवाज़ जो गेट से आई वो एक कुत्ते के भौंकने की थी। इस बार आवाज़ को रीता अनसुना नहीं कर सकी। ये आवाज़ पीटर पैन की तो नहीं है। रीता ने झट खिड़की से पर्दा उठाया। गेट के अंदर एक स्याह रंग का कॉकर स्पेनियल खड़ा भौंक रहा था और उसका पट्टा उसके हाथ में था। उसको देखकर वकास का दिल चाह कि इस आदमी को ऐसे काट खाए कि 14 टीके भी तरियाक के लिए नाकाफी हों। कॉलर वाली कमीज और अकड़ी पतलून में साइम ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे इंटरव्यू देने आया हो। साइम को कुछ कर गुजरने की ऐसी चाह हुई कि छुट्टी वाले दिन भी बॉस को फ़ोन मिला लिया। बॉस से इजाज़त लेकर वो इनके घर भी पहुंच गया। खुशकिस्मती से उनके पास कॉकर स्पेनियल नस्ल का कुत्ता भी था। बेगम अजीज़ सारी बात सुनकर यूं खुश हुई जैसे लखते जिगर के सर पर सहरा सजने वाला हो। वो तो खुद साथ जाना चाहती थी, मगर साइम बड़ी मुश्किल से इनको कायल करके अकेला आया था। जुबान से वो किसी और के रिश्ते का ख्वाहिशमंद था, लेकिन दिल से किसी दूसरे ही रिश्ते का मुतमनी था। मैं वकास का कज़न हूँ। साइम ने गला खंकार कर निसार वहीद को अपना तारुफ करवाया। रीता बाहर आ रही थी। उसके साथ आते वकास ने कुड़कर साइम का तारुफ सुना। वो रिश्तेदार ही क्या जो शर्मिंदा ना करवाएं। वकास ने बताया था आप कॉकर स्पेनियल नस्ल का जोड़ ढूंढ रहे हैं। निसार वहीद के सामने साइम को पसीने आ रहे थे। बरखुरदार हम ढूंढ रहे थे, मगर ये इल्म नहीं कि होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। जिनके बाल तजुर्बे से सफ़ेद होते हैं वो चोर की दाढ़ी में तिनका फ़ौरन पकड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रीता बाहर आकर बेसाख्तगी से आगे बढ़ी थी। मैं साइम। ऐसी वालाहाना इस्तकबाल पर उसकी बातें खिली थीं। मैं सिक्योरिटी का नाम पूछ रही हूँ। रीता उसे यकसा नज़रअंदाज करके कुत्ते को पुचकारते हुए कहने लगी। नाम? साइम ने घंटे पहले का मंजर याद किया, कैसे मिसिस अजीज़ के घर बिल्ली कुत्ते शेरो शकर होकर बैठे थे। आधे घंटे में उसने 15 पालतू जानवरों के नाम सुने थे और अब इनमें से एक भी याद नहीं था। इसका नाम गोफी बल्कि प्लूटो है, साइम ने इत्तमाद के साथ कहा। यह तो बहुत खुश मिजाज है। चलो प्लूटो लेट्स प्ले। रीता ने साइम पर नज़र भी नहीं डाली और प्लूटो की मेहमानदारी में लग गई, और वो जिसका नाम प्लूटो हरगिज़ नहीं था दुम हिलाता रीता के साथ लॉन में चल दिया, जहाँ पीटर पैन मौजूद था। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तीन। 2 साल बाद घरेलू हुलिये में वो पहले से भी कम उम्र और भोली लग रही थी। 2 साल पहले जज्बे की जो आंच साइम के दिल में लगी थी, वो चिंगारी अब ज़ोरों शोरों से दहकने लगी थी। ये आपका पालतू कुत्ता है। निसार वहीद अब भी साइम के सामने दीवार की तरह इस्तादा थे। साइम ने भी रीता से नज़र हटा ली। दरअसल एक कुलीग का पालतू कुत्ता है। जब वकास से आपके अफजाइश नस्ल के इरादे का मालूम हुआ तो सोचा नेक काम में मदद कर देता हूँ। साइम बमुश्किल मुस्कुराया। बेहुदा आबादी के मामलात में आपकी छठीस वैसे ही तेज़ है। निसार वहीद को ये बिन बुलाया मेहमान अब तक याद था। अबू बात सुने। रीता जो मुसलसल दोनों कुत्तों को पुचकार रही थी एकदम संजीदा हो गई। निसार वहीद भी रीता के पास चले गए और थोड़ी खुजाते हुए उसकी बात सुनने लगे। तुम्हें रिश्ता करवाने वाली माई बनने का बहुत शौक चढ़ रहा था। वकास ने साइम के पास पहुंचकर आंखें दिखाईं। ये मौका तुम्हें दिया था, मगर तुमने दोस्त की मदद से इनकार कर दिया। अब मुझे अपने तरीके से करने दो। साइम मजाल है जो मुतज़्ज़ज़ हुआ हो। तुम्हारे नसीब में रीता के हाथों बेइज्जत होना ही लिखा है। वकास भी हाथ झाड़कर पीछे हो गया। निसार वहीद मुख्तसर सी बात करके दोबारा साइम के पास आ चुके थे। आओ बेटा अंदर चलें, चाय पियोगे? वो पुश्त पर हाथ बांधकर आगे चलने लगे। साइम ने सीना चौड़ा करके पहले वकास को नज़रों से जतलाया कि देखो चाय की दावत भी मिल गई। फिर गर्दन मोड़कर रीता को देखा, जो अब खामोश होकर दोनों कुत्तों को खेलते हुए देख रही थी। उसे लोगों के बीच रहकर तन्हा होने का गुर आ गया था। क्या पढ़ा है बेटा आपने? निसार ने उसे रूबरू बिठाकर सवाल किया। साइम भी संजीदा हुआ। वो इस मंजिल पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये तो उसने सोचा भी नहीं था। मैंने MBA किया है, अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। वो फरफर शुरू हुआ। बायो कभी नहीं पढ़ी? निसार साहब भी खूब छानबीन के मूड में थे। जी नहीं, ICOM किया था। इस फील्ड में ज़्यादा तरक्की के अमकान थे और प्रोफेसर्स ने भी मशवरा दिया था। थोड़ा बहुत पढ़ लेनी चाहिए थी। निसार ने बात काटी तो साइम तकता रह गया। वो उसके कवायद से ज़रा भर भी मुतासिर नज़र नहीं आते थे। बायो भी पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जिस मकसद के लिए आप प्लूटो को लाए हैं, इस काम में एक कुत्ते का
मादा होना लाजमी है, निसार वहीद ने आगे होकर बहुत राजदारी से कहा। साइम के माथे पर पसीने की ताज़ा फुहार बरसने लगी। जी वो मैं उसे रीदा के एकदम खामोश हो जाने की तमाम दास्तान समझ में आ गई थी। वो बिन बुलाए टपके मेहमान की हैसियत से कुर्सी पर गड़ा जा रहा था। ये लो चाय आ गई है, पियो बेटा। निसार वहीद ने अखबार खोलकर मुताला शुरू कर दिया। ट्रे से चाय की प्याली उठाकर साइम शशोपंज में मुब्तला था कि कैसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकले और आगे जाकर बेगम अजीज़ को किन लफ्ज़ों में ये रौदात सुनाए। वो सीना चौड़ा करके आया था और दुम दबाकर भागा था। उसने बालों की आखिरी लटें सुलझा लीं तो एहसास हुआ एक और तन्हा तवील रात की इब्तदा हो चुकी थी। रातों का सन्नाटा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तवील हो चुका था। उसने सब करके देख लिया था, अपनी शादी की तस्वीरें फाड़ दी थीं, सारी सारी रात आंसू बहाए थे, चीख चिल्लाकर गुस्सा भी निकाला था। पहले नफरत ने गुस्से की जगह ली, अब गुस्सा ठंडा हो गया था तो लगता था जज्बात भी मर गए हैं। उसने आईने में खुद को देखकर सोचा, कब तक इस जख्म का ये नाकाबिले बर्दाश्त दर्द मुझे अंदर से खाता रहेगा। फिर उसने आईने से नज़रें फेर लीं। इसे इस कम उम्र लड़की पर तरस आया, खुद पर तरस आया तो सारी दुनिया से फिर से नफरत होने लगी। किसी ने कहा था कि खुद को इतना थका लिया करो कि नींद मेहरबान हो जाए। शुरू में वो खुद को बहुत मसरूफ़ रखती थी और कुछ नहीं मिलता था तो अलमारियाँ ही ठीक कर लेती थी। अब करने को कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो उसने एक कॉमेडी शो लगा लिया। वो भी तो थे जिनकी रोज़ी रोटी ही हंसना हंसाना थी। अपनी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हों, इन्हें हमेशा हंसना पड़ता होगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मरहम अच्छा खाना पीना। रीदा ने पॉपकॉर्न बनाए और मुट्ठी भर भर कर खाने लगी। फिर उसे वकास का कज़न याद आया। रीदा को बेसाख्ता हंसी आ गई। बेचारे की शर्मिंदा हालत याद करके वो कितनी ही देर मुस्कुराती रही थी। सुबह तलू होने के बाद से उसका मोबाइल खामोश था, मगर साइम के गुस्से में कमी नहीं आई थी। सारी शाम वकास ने उसे बेशुमार फ़ोन किए थे, साइम ने फ़ोन नहीं उठाया तो वकास ने पैगाम भेज भेज कर उसकी वो मिट्टी पलीद की थी कि साइम अकेले घर में भी मुँह छुपाता फिर रहा था। वो दफ्तर के लिए बेदिली से तैयार हुआ था। गाड़ी में बैठते ही इम्पोर्टेड डॉग फूड का पैकेट देखकर वो फिर से मुश्तिल हुआ। बंदा नौकरियां छोड़कर कुत्तों के बिस्कुटों का कारोबार कर ले, इसमें ज़्यादा मुनाफा है। वलायती शौक, इम्पोर्टेड खर्चे। गाड़ी निकालकर वो बुड़बुड़ाते हुए गेट बंद करने उतरा था। गेट बंद करके वो गाड़ी में बैठने लगा तो एक आवारा कुत्ता ज़बान लटकाए सड़क पर फुदक रहा था। 24 घंटे में इसका जाविया निगाह यूं बदला था कि वो रुककर इस कुत्ते को देखने लगा। ये भी तो हैं बेघर, आवारा और बेआसरा, जिनको ना किसी को नस्ल का पता ना अफजाइश की फ़िक्र। साइम ने सीटी बजाकर कुत्ते को मुतवज्जो किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इम्पोर्टेड डॉग फूड निकाला और खुला पैकेट इस कुत्ते के सामने रख दिया। चल जिगर ऐश कर। साइम ये फूड मिसेस अजीज़ के कुत्ते के लिए लाया था और कल के बाद ये उसके लिए बेकार था। साइम ने बादना खासा सोचों का रुख काम की तरफ किया। वो कुत्ता जिसका कोई नाम भी नहीं था, जो दिन को कूड़ा कंघालता था और रातों को ज़ेरे तामीर घर के सर्द रेत पर सोता था, वो मज़े से डॉग बिस्किट खाता जा रहा था। रीदा ने बहुत मेहनत से बनवाई गई सीवी की खूबसूरत से प्रिंट आउट्स निकाले, कई जगह अप्लाई किया, एक जगह सीवी को बगल में दबाई इंटरव्यू भी दे आई। फिर सब कुछ समेट कर कोने में रखा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में दाखिला ले लिया। ज़्यादा पढ़कर एक ही बार बड़ी कुर्सी पर बैठूंगी, उसने नाश्ते की मेज़ पर अपना नस्बुल ऐन दोहराया। कभी कभी बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी कॉलेजों के चक्कर किस्मत में लिखे होते हैं। अवैस नाश्ते से फारिग होकर मेज़ पर ही ईमेल चेक कर रहा था। अवैस की बात पर रिदा का चेहरा सुर्ख हुआ। रिदा का कॉलेज उसके रास्ते में पड़ता था, इसलिए रिदा को सुबह छोड़ने की जिम्मेदारी उसने खुद ली थी। रिदा ने खुद को बावर करवाया कि उसका इख्तलाफ इन्हीं लोगों से था जो मजाक को संजीदा ले लेते हैं। अब वो खुद उन जैसी बनती जा रही थी। तुम इतनी जल्दी उकता गए हो? तुम्हारे अब्बू तो बहुत अरसे तक सहेलियों, कज़न्स, बल्कि मोहल्ले वालों का हाल चाल पूछने के लिए भी कॉलेजों के चक्कर लगाते रहते थे। सोबिया बेगम ने टेबल पर बैठकर नाश्ते का पहला लुकमा लिया। आपको मेरी मुँह बोली बहनें नहीं भूलती। निसार साहब मुस्कुराए। रिदा ने सामान समेटकर बैग कंधे पर डाला। मुझे दुआओं में और दूसरों को बद्दुआओं में याद रखना। रिदा एलानिया कहकर अवैस के साथ बाहर चली गई। सोबिया बेगम ने अफसरदगी से सर पकड़ा। इतनी मनफी क्यों हो गई है? वो परेशानी में हक बजानिब थी। उन्होंने अपनी औलाद को दूसरों का बुरा सोचना नहीं सिखाया। मनफी रास्तों से गुजर कर आई है, रास्ते मुस्बत होने दो, सब ठीक हो जाएगा। निसार साहब ने बेगम को तसल्ली दी और फिज़ा को उठने का इशारा करके खुद भी हिम्मत करके खड़े हो गए। दफ्तरों की दुनिया तो एक परेशानियों का दलदल होती है। मसलों और जिम्मेदारियों की आमदोरफ्त एक लाइलाज बीमारी की मानिद रहती है। साइम भी उकताने लगा था। उसका मसला ये था कि वो घर आकर भी बेफिक्र नहीं हो पाता था। ज़िंदगी में सनफ़े नाजुक की शदीद कमी हो चुकी थी। वो खाली बर्तनों से ही लड़ झगड़ लेता, लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं होता। फिर भी उसकी घरेलू ज़िंदगी में उसके साथ एक और जानदार था जो उसके आने जाने की खबर निगाही बीवी की तरह रखता था, और वो था गली का वो कुत्ता जिसको साइम ने इम्पोर्टेड डॉग फूड खिलाया था। अगले रोज़ से वो किसी नमकख्वार की तरह साइम और उसके घर की रखवाली कर रहा था। साइम दफ्तर जाने के लिए गेट खोलता तो सामने वो दुम हिलाता मौजूद होता।
साइम गाड़ी निकालता तो इस दौरान वो भौंक भौंक कर सड़क पर आने वाली दूसरी गाड़ियों को दूर रहने की हदायत देता। और जब दफ्तर से सर खपाकर साइम वापस आता तो तमन्ना करता कि किचन से इश्तिहा अंगेज खुशबुएं उठ रही हों, एक छोटे कद की मुस्कुराती शरीके हयात उसके इस्तकबाल को मौजूद हो। फिर हकीकत की आंखों से देखता तो वही कुत्ता कहीं से फुदकता हुआ उसको खुश आमदीद कहता। तू कौन मैं ख्वामखा वाला ये ताल्लुक अब साइम को गुस्सा दिलाने लगा था। उस रोज साइम के घर से निकलने से पहले ही दफ्तरी मसाइल के बाइस फोन बजने लगा। वो बुरी तरह बदमजा होकर फोन पर बहस करने लगा जब वो कुत्ता मुंह में रबड़ का एक मैला कुचैला पाइप दबाए साइम के करीब पहुंचा। ये उसका पसंदीदा खिलौना था जो उसे इसी जेर तामीर घर से मिला था जहां वो रात को रहता था। वो बदरंग बदबूदार पाइप उसकी सबसे कीमती चीज़ थी और साइम से दोस्ती बढ़ाने की नीयत से वो तहफ़्तन लेकर आया था। इसको कहो सोते हुए डाटा भेजा था जो गलत भेज दिया। मेरी सारी प्रेजेंटेशन तैयार है और तुम कह रहे हो डाटा गलत है। वो तकरीबन चीखते हुए कह रहा था जब उसे अपने पैरों के करीब नमी का एहसास हुआ। उसके पाँव के पास वो गंदा पाइप पड़ा था और उसके जूतों पर पानी के छींटे मौजूद थे। तुम्हारी तो खैर नहीं। साइम ने गुस्से के आलम में फ़ोन जेब में डाला और गाड़ी से बंद छतरी निकालकर डंडे की तरह कुत्ते को लगाई। निकलो यहाँ से, हर वक्त सर पर सवार रहते हो। धाड़ते हुए उसने हवा में छतरी लहराई। अब इस बदकिस्मत कुत्ते ने भी तेज़ रफ्तार गाड़ियों वाली सड़क पर दौड़ लगाई। साइम मकसद पूरा होने पर हाथ झाड़कर गाड़ी में बैठने लगा जब उसे जोरदार टक्कर की आवाज़ आई। साइम ने घबराकर सड़क पर देखा। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टक्कर खाकर अब वो कुत्ता सड़क किनारे दर्द की शिद्दत से साकित पड़ा था। उसकी आंखें खौफ से फैली थीं जबकि पिछली बाएं टांग लचकदार दुम की तरह धड़ के साथ लटकी थी। उसने बेजुबान के साथ वो सलूक किया था जो बदजुबानों के साथ भी नहीं किया जाता। लंच के बाद ही वो ऑफिस में उज़र पेश करके निकल आया था और इस अस्पताल की तरफ जा रहा था जहां उसने सुबह कुत्ते को दाखिल करवाया था। किसी जानवर के लिए उसका दिल ऐसे कभी बेचैन नहीं हुआ था। वो उसकी खैरियत की दुआएं मांगता हुआ जानवरों के अस्पताल पहुंचा। ज़ख्म बहुत गहरा है लेकिन खुशकिस्मती से किसी बड़ी आर्टरी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका ऑपरेशन करके सारा ज़ख्म सी दिया है। ये सड़क के जानवर सख्त जान होते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेडी सर्जन ने मुस्कुराकर उसे सूरत हाल से आगाह किया। इसे लगा था कि साइम एक बेहद रहमदिल इंसान है जो सड़क पर ज़ख्मी जानवर को इलाज के लिए लेकर आया है। साइम ने एक शर्मिंदा नज़र इस कुत्ते पर डाली जो अब बेहद साफ़ सुथरा और चमकदार लग रहा था। सफ़ेद बिस्तर पर लेटा अब वो गनूदगी के आलम में था। उसने एक नज़र उठाकर साइम को देखा, फिर कसमसाकर आंखें मूंद लीं। इसको घर ले जा सकता हूँ? साइम बोलते ही सोच में पड़ गया कि इसने ये सवाल पूछा ही क्यों। घर से मुराद इस कुत्ते के लिए वही रेत की ढेरी है जो अब उसके ज़ख्म को बिगाड़ देगी। मेरा मतलब अब अगला कदम क्या होना चाहिए? उसने संभल कर पूछा। मेरी अगली अपॉइंटमेंट आ गई है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं तसल्ली से आपको समझा देती हूँ। डॉक्टर इसी तरह मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। साइम अपने और मरीज़ के गैर वाज़े ताल्लुक़ के बाइस वेटिंग एरिया और कमरे के बीच की मुख्तसर सी जगह में टहलने लगा। वो हिस्सा एक दुकान की मानी था जहाँ जानवरों की हवाई सफ़र के लिए मखसूस प्लास्टिक के डब्बों से लेकर शैम्पू परफ्यूम सब मौजूद था। वो इन चौपायों के ठाठ दिलचस्पी से देखने लगा। अभी ये बिल्कुल ठीक है लेकिन ध्यान रखें, ये टिशू या रुई खाना उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। दूर किसी कोने में एक डॉक्टर मरीज़ के बारे में हदायत दे रहा था। दरअसल मुझे मिलने से पहले इसकी आदतें पक्की हो चुकी थीं। अब भी शरारत में टिशू खा लेता है, फिर भी मैं इसे राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, नस्वानी आवाज़ ने जवाब दिया। साइम के कान किसी चौपाई की तरह हिले। ये आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। इसने डरते डरते नज़र घुमाकर देखा। बालों की ऊंची पोनी बनाई, एक कंधे पर दुपट्टा लटकाए, स्ट्रेप वाले पर्स को सीने पर क्रॉस की सूरत पहने वो बिलाशुबा रिदा ही थी जो डॉक्टर से महवे कलाम थी। साइम ने झटके से उसकी तरफ पुश्त कर ली। पिछली बार की इज्जत अफजाई उसकी हौसला शिकनी के लिए काफ़ी थी। वो मुख्तसर अस्पताल था जहाँ छुपना आसान नहीं था। ले देकर एक कमरा बचा था जहाँ पिंजरों में बराए फ़रोख्त या गोद लेने के लिए दस्तयाब जानवर मौजूद थे। ओके पीटर पैन, डॉक्टर को गुड बाय करो। थैंक्स टू डॉक्टर, रिदा ने माँ वाले अंदाज में कहा तो साइम को हंसी आ गई। जानवरों से ऐसी वालाहाना मोहब्बत उसकी समझ से बाहर थी। पीटर पैन को भौंकने और हाँपने की आवाज़ें साइम को करीब होती महसूस हो रही थीं। उसके सामने प्लास्टिक और कपड़े का बना एक झोंपड़ा था जो बिल्लियों के आराम के लिए बनाया गया था। साइम ने उसके अंदर ही मुंह डाल लिया। उसे पूरा यकीन था पीटर पैन उसे ज़रूर पहचान लेगा और अपने अरमानों का कत्ल करने का हिसाब भी मांगेगा। आखिरकार मुसीबत टली। बाहर का दरवाज़ा खुला। रिदा और उसका जिगरी दोस्त शीशे के दरवाजे से बाहर निकल गए। साइम ने सर निकाल कर देखा। रिदा बाहर मोबाइल निकाल कर राइड का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते वो मुड़ी और साइम की मुआयना करती निगाहों से नज़रें मिली। सुनहरी फेर वाला पीटर पैन भी उसके साथ ही मुड़ा था और साइम को देखकर भौंकने लगा था। रिदा शीशे के दरवाजे को धकेल कर दोबारा अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप वकास के कज़न है ना? रिदा ने तस्दीक चाही। जी मैं साइम।
उसने एक बार भी तारुफ कराने की नाकाम कोशिश की। यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका डॉग तो ठीक है। रिदा की फिक्रमंदी इस कुत्ते के लिए थी जिसे साइम इनके घर लाया था। जी वो तो मेरे कुलीग का डॉग था, मैं तो अपनी गली के कुत्ते को लेकर आया हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया था। साइम ने पूरे दांत दिखाते हुए ये इत्तला दी। रिदा के सामने उसकी बदतसी जबड़े में कैद होने से इनकार कर रही थी, जबकि उसे इस बात का शदीद एहसास था कि यहाँ खुश नहीं फिक्रमंद नजर आने का मुकाम था। जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत नेक काम है। पीटर पैन की 2 माह पहले सर्जरी हुई थी, रसौली बन गई थी। इसकी नस्ल में कैंसर होना भी आम है, इसलिए मुझे तो बाकायदा चेकअप करवाना पड़ता है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रिदा मासूम अलविदाई मुस्कुराहट देकर दोबारा दरवाजे के पास खड़ी होकर मोबाइल देखने लगी। उसकी पिछली राइड कैंसिल हो गई थी। आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। साइम को एकदम अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। उसने आगे बढ़कर पीटर पैन का सर सहलाया। जवाबन कुत्ते ने साइम का हाथ मुंह में दबाकर छोटी उंगली पर जोर से काटा। इस बार साइम की बत्तीसी तकलीफ की वजह से नहीं निकली थी, मगर वो दर्द नज़रअंदाज करता ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। लेकिन आपका डॉग? रिदा कुछ कंफ्यूज हुई। वो तो गली का आवारा कुत्ता है, अभी दवाइयों के असर में है, मैं वापसी पर ले लूँगा। साइम ने कुत्ते का काटा हुआ गीला हाथ जेब में डाला और गाड़ी की चाबी निकालने के बहाने जेब की अंदरूनी कपड़े से साफ कर लिया। नहीं थैंक यू। रिदा ने नज़रें फेरी। प्लीज़, इस वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, साइम ने बहुत खुलूस से कहा था, मगर रिदा को लोगों के लहजे से इन्हें मतलबी या तरस खाने वालों में तकसीम करने की आदत पड़ गई थी। जब अगले मिनट में साइम रिदा के जवाब का मुंतज़िर वहीं खड़ा रहा तो रिदा ने भरपूर गुस्से से उसकी तरफ देखा। ऐसा करें, आप ही मुझे घर छोड़ दें, बल्कि रास्ते में रुककर कॉफ़ी भी पी लेते हैं। पीटर पैन को बंद शीशों वाली गाड़ी में कैद करके पार्किंग में खड़ा कर देंगे। अपना मतलब पूरा होना चाहिए, दूसरों का चाहे दम घुट जाए। साइम चाहकर भी कॉफ़ी की पेशकश पर खुश नहीं हुआ, क्योंकि रिदा का लहजा किसी भी खूनख्वार जानवर से कम नहीं था। साइम के शर्मिंदा तासरात से बेपरवाह वो मज़ीद तनक्कर बोली, आप अच्छे मर्द हैं, और अच्छे मर्द की पहचान हमारे माशरे में यही है कि वो औरत की मर्ज़ी पूछने का तकल्लुफ़ कर लेता है। गुस्से से दांत भींचने के बाइस उसके गालों की हड्डियाँ उभर रही थीं। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। साइम उसके एकदम आग बगोला होने से परेशान हो गया था। यानी मतलब समझने में भी मेरी ही गलती है। लड़कियां ही ना समझ होती हैं जो मर्दों का मतलब समझ नहीं पाती। वो सीने पर हाथ बांधे अब बराह रास्त साइम को देख रही थी और एक चेहरे में तमाम मर्दों का चेहरा देख रही थी, जिससे अब फितरी तौर पर उसे नफरत महसूस होती थी। मैंने सिर्फ आपकी मदद की नीयत से ऑफ़र की थी। साइम के तासरात भी तन गए थे। जी नहीं, आपने मौका देखकर ऑफ़र की थी। एक नाकाम शादी वाली बेचारी लड़की नज़र आई तो आपको लगा इस जालिम दुनिया में बगैर आफियती से घर पहुंचाकर मैं मसीहा बन जाऊंगा। हाँ, आपने सोचा होगा मोहब्बत से महरूम एक लड़की है, मेरे प्यार से बोलने पर मेरे कदमों में ही गिर जाएगी, जैसे गली के कुत्ते को चलते फिरते खाना डाल देता हूँ। इसी तरसी हुई लड़की को भी हफ्ते में 2 गुड मॉर्निंग के शायराना मैसेज कर लूँगा। और क्योंकि लड़कियाँ तो आप मर्दों की नज़र में अकल से पैदल होती हैं, ख़ास तौर पर तलाक याफ्ता लड़कियाँ तो बेताबी की हद को छू रही होती हैं, तो यहाँ आपका चांस और रोशन है। रोहेल ने रिदा के दिल में मर्दों से नफरत का सिर्फ बीज बोया था, और इस बीज को बढ़ावा हर उस आदमी ने दिया था जिसने तन्हा जानकर उसे सर से पांव तक घूरा था, या बदकिस्मत जानकर उसमें दिलचस्पी जाहिर की थी। ऐसे कई मर्दों से उसका पाला पड़ चुका था। इब्तदा तलाक का केस लड़ने वाले उसके वकील से हुई थी, और अब भी यूनिवर्सिटी में गाहे बिगाहे कोई राल टपकाता हुआ आ जाता था। लेकिन वो बदकिस्मत थी ना बेचारी, और ये बात उसने वाज़े तौर पर साइम को समझा दी थी। आई एम सॉरी, मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ थी। आप बहुत अच्छी हैं और आपके साथ बुरा हुआ है। दोस्ती करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं, शादी करना चाहते हैं तो याद रखें कि तलाक हो जाने का मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरी ज़िंदगी के दरवाजे किसी भी ख्वाहिशमंद के लिए खुले हैं। आपकी ऑफ़र को ज़िंदगी की खुशकिस्मती समझकर माथे पर सजाने वालों में से नहीं हूँ। लड़की की तलाक हो जाए तो वो सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह कम कीमत पर आसानी से नहीं मिल जाती। बोलते हुए उसका सांस चढ़ रहा था। वो सांस लेने लगी तो उसे एहसास हुआ कि उसने दर्जनों मर्दों का गुस्सा इस एक पर निकाल दिया था। आपका कसूर नहीं है। इंसान तरक्की करते हुए आगे निकल आया है और इंसानियत पीछे छोड़ आया है। इन सादा ज़िंदगी गुजारने वालों से जीना सीखें। ये अनकही मोहब्बत करते हैं और ख़ुद से पहले अपने मालिक का सोचते हैं। रिदा ने पीटर पैन की गर्दन पर हाथ फेरा, जो रिदा को गुस्से में देखकर तसल्ली देने के लिए अपना सर उसकी टांगों से रगड़ रहा था। ये पहली बार था कि साइम ने उसे तसल्ली से इसकी सूरत बराह रास्त देखी, और ये पहली बार हुआ था कि इस सूरत के पीछे मौजूद इंसान यूँ खुलकर उसके सामने आया था और उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। वो सूरत ही तकता रह गया और रिदा पीटर पैन का पट्टा पकड़े अपनी ऊंची पोनी झुर्राती हुई चली गई। वो मिनटों की मुसाफत घंटों में गुजार कर आया था। उसको सिर्फ रिदा का अंदाज ही बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसकी बातों की सच्चाई की काट भी महसूस हुई थी। वो बेशक उसके साथ दिल से मुखलिस था और एक काबिल एहतराम ताल्लुक़ बनाना चाहता था, मगर सोचा तो उसने भी यही था कि वो शादी का इरादा जाहिर कर देगा
तो रिदा उसकी पेशकश को अपनी खुशकिस्मती समझकर दिलो जान हथेली पर रखकर पेश कर देगी। उसका अपना आप अगर दिल के किसी भी हिस्से में इसलिए बरतर लगा था क्योंकि वो कमारा है, तो अब वो हिस्सा उसके तमाम वजूद पर रिदा के अल्फाज की याद के पत्थर फेंक रहा था। वो गाड़ी घर के अंदर ले आया। उसने पहले गेट बंद किया, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सहारा देते हुए अपने जख्मी कुत्ते को निकाला। दरवाजे के बाहर मैट पर उसे बिठाकर वो मशीनी अंदाज में डॉक्टर की बताई हुई हदायत पर अमल करने लगा। डॉक्टर ने उसे जानवरों के लिए बनाए गए फलाही मराकज़ के पम्फलेट भी दिए थे ताकि वो हस्बे मंशा उसे किसी फलाही इदारे में दाखिल करवा सके। साइम किचन से दूध और डबल रोटी ले आया और एक प्याले में डालकर उसको खाने को दी। वो खुद भी थक कर उसके पास ही बैठ गया था। दिल ही दिल में वो शुक्र कर रहा था कि वो इस वक्त तन्हा नहीं है। इस कुत्ते ने साइम को देखा और फिर खाना खाने लगा। उसके अंदाज देखकर लग रहा था कि वो साइम का बुरा रवैया फरामोश कर चुका है। जिगर, लगता है ये दास्तान तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की ही थी। अब वो पालतू जानवर की तरह उसकी कमर सहला रहा था। रिदा ने सही कहा था, जानवर मासूम और भूले होते हैं। भुल्ले शाह, रातों को जाकर तुम करो इबादत, रातों को तो चौकीदारी के लिए जागे कुत्ते भी। कुत्ते तुमसे ऊंचे, चौकीदारी में भौंकने से बाज नहीं आते, पत्थरों पर सब्र से सो जाते। कुत्ते तुमसे ऊंचे, अपने मालिक का दर नहीं छोड़ते, चाहे पड़े कई जूते। कुत्ते तुमसे ऊंचे। भुल्ले शाह, कोई आमाल समेट ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ते तुमसे ऊंचे। रिदा भी कई सवारियों की ख्वारी के बाद घर पहुंची थी। उस रात वो बहुत सुकून से सोई। बेवफा और लालची मर्दों को मुंह फाड़कर जवाब देने से उसके अंदर तक ठंडक पड़ गई थी। वो जो ना बेवफा था ना ही लालची, जिसने बेवकूफ़ी करके 20 मर्दों के किए की सज़ा अपने सर डलवाई थी, वो अगली कई रातों तक करवटें बदल कर सवेरा करता रहा था। निसार वहीद ने पाँव पसार कर सुबह सुबह टीवी ऑन किया ही था कि किचन से सियासी टॉक शो की मानिद शोर शराबा उभरने लगा। मैंने तुम्हें अलहदा चप्पल दी थी कि अपनी चप्पल बाहर उतार कर मेरी दी हुई चप्पल में काम करो। वो चप्पल तुम घर ले गई और अपनी मट्टी से अटी चप्पल लेकर तुम मेरा सारा फर्श ख़राब कर देती हो। सौबिया बेगम ने मुलाजमा का इस्तकबाल इन अल्फाज में किया था। आप तो बेगम साहिबा फालतू में वहम करती हैं। इतनी क्या मेरी चप्पल पलीद है जो थोड़ी बहुत मट्टी आ गई है, मैं ही साफ़ भी कर दूंगी। मुलाजमा भी मोटी चमड़ी की मालिक थी, बड़ी अच्छी सफाई करती हो। कल गंदा कीचड़ जैसा पोंछा लगाकर दूर से ही आवाज़ देकर निकल गई थी। सौबिया बेगम ने बदले हाजी का जवाब दिया। अब निसार साहब की बस हो गई। वो टीवी रिमोट पकड़कर किचन में आ पहुँचे। सुबह सुबह लोग दूसरों की तबीयत दरियाफ्त करते हैं, आप ख़वातीन तबीयत साफ़ करने की मिशन पर क्यों तुली हुई हैं? मैंने तो एक बात की थी, इसने बदलिहाजी शुरू कर दी। सौबिया ने बुरा सा मुंह बनाया। मोहतरमा, ये जसारत मैंने शौहर होकर कभी नहीं की, तो आपको भी इसका हक नहीं। अब जैसे बेगम साहिबा कहती हैं वैसे काम करें। निसार साहब ने मुलाजमा से कहा, जो इतनी सकील गुफ्तगू के रोब में आकर खामोशी से काम करने लगी। दोनों में से एक तो मेरी बात मान ही लेती है। निसार साहब अपनी बात का भरम रखे जाने पर खुशी खुशी वापस टीवी की समत चले गए, जबकि सौबिया बेगम इनके आखिरी जुमले पर घुर कर रह गई। साइम को मालूम ही नहीं हुआ कि कब सुबह सुबह उठकर लॉन का दरवाज़ा खोलना है ताकि जिगर ओपन एयर बैतुल खला इस्तेमाल कर सके। उसकी फितरी रूटीन का हिस्सा बन गया। पहले वो पोर्च में जिगर को रखकर उसे खाना दे देता था। उसके ज़ख्म भरने तक उसे पास रखकर वो अपने किए का मदावा करना चाहता था। जिगर ऐसा ऐसा उसके घर के अंदर फिर ज़िंदगी में आ गया। अब वो भी इन लोगों में से था जो कुत्तों के खाने, वाइटामिन और वैक्सीनेशन का ख्याल रखते थे। वो फारिग वक्त में जिगर से खेलता था और जिगर हर वक्त उसके आगे पीछे फिरता था। जिगर की अच्छी बात यह थी कि उसे सख्ती की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसके लिए थोड़ा ही बहुत था। वो हर मामले में खुद कफील था। एक्सीडेंट में मुतासिर हुई उसकी टांग मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सकी थी। वो खड़ा होता तो चौथी टांग ज़मीन पर रख लेता था, मगर उसे उठाकर चलता था। अब तो वो 3 टांगों पर दौड़ने भागने का भी आदी हो चुका था। उसको बाकायदा वॉक पर ले जाने के बाइस साइम का जिस्म भी चुस्त हो गया था, जिसके बाइस उसकी अम्मी को फिक्र लाहक हो गई। इन्हें लगता था उसे शहर में रहकर इनका लाड़ों पला बेटा कमज़ोर हो गया है और ममता का अवलीन हल था कि बेटे की शादी करवा दी जाए। आतिका आजकल अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देख रही है। मुझसे भी कह रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाऊँ। मैंने कहा पहले तुमसे पूछ लूँ तुम्हारे जहन में कोई खाका है, कैसी लड़की चाहिए। ये साइम की माँ का हफ्ते में 3रा फ़ोन था। आपको जो पसंद आएगी अच्छी होगी, लेकिन जल्दी क्या है, अभी जॉब बेहतर हो जाए, आज़ादी से 1-2 फ़ोन ट्रिप लगाओ, फिर शादी भी हो जाएगी। साइम ने कहा। पिछले 2 फ़ोन कॉल्स पर इस जुमले के बाद बात बदल गई थी, लेकिन इस बार उसकी माँ चुप नहीं हुई। अपनी सेहत देखो, बीवी आए तुम्हें घर के खाने पकाकर खिलाए, मुझे तुम्हारे अकेलेपन की बहुत फिक्र रहती है। माँ ने लाड से कहा। अकेला कहाँ हूँ, अब तो जिगर है मेरे पास। साइम ने माँ को चिढ़ाया। जवाब में माँ ने लाहौल पढ़ी। इनका कुत्तों के मुतालिक ख्याल बहुत रवायती था। ये तुमने फालतू की मुसीबत गले डाल ली। लड़कियों को ये कुत्ते वगैरह पसंद नहीं होते। शादी तक रख लो, फिर बीवी के मुताबिक फ़ैसला कर लेना।
उसकी माँ तो जैसे महाज पर निकली थी। आपको ऐसी ढूंढना जिसे कुत्ते पसंद हो। साइम ने हंसकर कहा, ऐसी लड़की मैं नहीं ढूंढ सकती, मगर फिर भी कहते हो तो आतिका से बात करती हूँ, इसके हाथ में कई रिश्ते वालियाँ हैं। साइम की माँ ने फिर से अपने बचपन की अजीज़ हर्फ मौला सहेली का नाम लिया। उसकी अम्मी की आतिका गर्दान बहुत पुरानी थी। एक रोज़ उन्होंने नाश्ते में तेज़ चीनी वाली चाय बनाई तो शौहर को ये उज़र पेश किया कि आतिका कहती है चीनी डालकर चाय पकाई जाए तो कम मुझे सेहत है। इस दिन दोपहर में सबको रोटी सालन के साथ कच्चे लहसुन की फांकें मिली, क्योंकि आतिका ने कहा था कि कच्चा लहसुन खाने से कैंसर नहीं होता। फिर रात को शौहर से पूछा कि रोटी पकाऊं या चावल उबाल लूं, तो शौहर ने भी कंधे उचकाकर कहा, यह भी आतिका से पूछ लो, उसे सब मालूम होता है। साइम पुरानी बातें याद करते हुए खामोश हुआ था, जबकि उसकी माँ को मामले में कुछ गड़बड़ लगी। साइम, तुम्हें कोई पसंद है? वो माँ थी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अम्मियों की डिमांड्स ही बेतहाशा होती हैं। कम उम्र, दराज कद, लंबे बालों वाली कंवारी लड़की। मुझे कोई छोटे कद की तलाक याफ्ता पालतू कुत्ते वाली लड़की पसंद आ भी जाए तो आपने कौन सा मान लेना है? वो तेज तेज बोलते हुए दिल की भड़ास निकाल गया था। आगे से फ़ोन पर खामोशी छा गई तो सांस बहाल करके साइम को ही बोलना पड़ा। अभी मैंने कुछ कहा नहीं है तो आपको चुप लग गई। असल में कोई ऐसी पसंद कर ली तो आपका क्या हाल होगा? साइम ने ज़बरदस्ती कहका लगाया ताकि माँ को लगे वो मजाक कर रहा था। मुझे चुप तुम्हारे क्वाइफ पर नहीं लगी, इस बात पर लगी है कि तुम मुझे जानते ही नहीं। तुम्हें अपनी माँ इतनी कमज़र्व लगती है। उनके लहजे में वाकई तकलीफ थी। नहीं, वैसे ही कह रहा था। गुफ्तगू का संजीदा मोड़ साइम को पसंद नहीं आया था। आतिका को जानते हो ना? माँ ने पूछा। अब मैं दूसरे शहर आकर भी इतना भी नहीं बदला कि आतिका खाला को ही भूल जाऊँ। साइम ने बेतुके सवाल का जवाब दिया। आतिका के लिए उसके एक कज़न का रिश्ता आया था, लेकिन आतिका को बाहर के मुल्क जाने का शौक़ था। उसकी शादी हुए 15-20 दिन के बाद शौहर बाहर चला गया। ये मैके आकर वीज़े का इंतज़ार करने लगी। वीज़ा नहीं आया, तलाक आ गई। वो आदमी पहले से शादीशुदा था। माँ बाप की खुशी के लिए इस जलील आदमी ने एक शादी पाकिस्तान में भी कर ली थी, मगर निभाते हुए अपने प्लान की खामी का एहसास हुआ तो बेजान सामा की तरह आतिका का फैसला कर दिया। फिर उसकी इसी कज़न ने दोबारा शादी का इरादा जाहिर किया, और मजाल है जो ज़िंदगी में कभी इस बात का ताना भी दिया हो। अंकल इकरार आतिका खाला के दूसरे शौहर हैं, और वो जिसके घर में सुबह शाम आतिका नामा चलता था, उसे एहसास हुआ कि वो इनको सही से जानता ही नहीं था। जी, तुम्हारे अंकल इकरार ने मर्द होने का सबूत दिया, और मैं भी औरत हूँ। अगर लड़की अच्छी है तो उसके साथ हुए हादसों की परवाह नहीं करूँगी। अब सच सच बताओ, तुम्हारी नज़र में कोई है? माँ की तरफ से रजामंदी थी। साइम का दिल मचल रहा था, पेट में गुदगुदी होने लगी थी। उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लेकर जवाब सोचा और कहा, नहीं अम्मी, अब नहीं है। ये सच था। वो जिसको पसंद करता था वो उसके बारे में क्या सोचती थी वो अच्छी तरह जान गया था, इसलिए उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया था। माँ उसके अफसरदा लहजे की तहरीर पढ़ चुकी थी। थोड़ा वक्त ले लो। वैसे भी आतिका कह रही थी कि जिनकी शादी करनी है उनकी रजामंदी हो तभी निभाह करेंगे। आतिका नामा फिर से शुरू हो गया था। रीदा ने नौकरी कर ली थी। अब इब्तदाई मसरत के बाद उसे नौकरी की ख्वारी का सामना था। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने कंधों को 2 मरतबा पीछे की समत घुमाया, फिर 2 मरतबा आगे की समत घुमाया ताकि अकड़ी कमर में खून की गर्दिश तेज़ हो। उसके साथ वाली सीट पर निडर और कदरे मुंह फट किरण शहजादी बैठी थी। फरबा जैसा मोटे चश्मे वाली किरण शहजादी बालों का जूड़ा बनाकर अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। उसके बारे में मशहूर था, वो जुबान से सोचती है, इसलिए इससे बात करने से पहले दूसरे 10 बार सोचते थे। रीदा भी अपने बॉस से ज़्यादा किरण से डरती थी। आज तो किरण खास तौर पर बुरे मूड में थी। वो बार बार कुर्सी से उठकर जा रही थी और पैर पटकती वापस आ रही थी। मेरा वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है, लगता है अगली नौकरी ढूंढने का वक्त आ गया है। इस बार वो धम से आकर कुर्सी पर बैठी तो ऊंची आवाज़ में कहा, अच्छा। रीदा से यही जवाब बन पड़ा। वैसे तुम क्यों नौकरी कर रही हो? खाते पीते घर की लगती हो, पैसे की ज़रूरत तो नहीं लगती, काम में ठंडी हो, कैरियर का जोश भी नहीं दिखता। किरण शहजादी ऐसे ही तबसरों के लिए मशहूर थी। वैसे ही वक्त गुजारी के लिए जॉब की है। रीदा का ध्यान मुकम्मल तौर पर काम से हट चुका था, लेकिन फिर भी उसने नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर रखीं। मैंने तो नौकरी बगावत में शुरू की थी। मेरी मंगनी 6 साल रही थी। 6 साल मैंने एक एक पल खुद को अपने मंगेतर सलमान के मतलूबा सांचे में ढालने में गुजारा था। गिनकर निवाले खाती थी, कम बोलती थी। इसके हम पल्ला रहने के लिए अखबार पढ़ती थी। वर्ल्ड वार 2 की कई डॉक्यूमेंट्रीज़ देख डाली थी ताकि जब मुलाकात हो तो बातें करने का ढेर सारा मवाद मौजूद हो। किरण शहजादी अपने मूड पर चलती थी और इसका मूड लम्हा भर में अच्छा भी हो जाता था। 6 साल बाद कामयाबी हुई। रीदा ने कुर्सी का रुख किरण की तरफ मोड़ लिया। सलमान ने हिम्मत की। आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा हिम्मत जमा करके उसने 6 साल बाद अपने घर वालों को बताया कि किरण से मेरी जहनी हम आंगी नहीं, वो यहाँ शादी करना ही नहीं चाहता। वो इतनी तेज़ी से बोली कि ये तासरात नज़र नहीं आए। रीदा चौंक गई थी। किरण के चेहरे से नज़रें फेरना मुश्किल हो गया था। फिर रीदा की अपनी ज़िंदगी भी इसी फिक्र पर अटकी थी। एक तकलीफ दे रिश्ते के अख्ताम पर फिर क्या होना चाहिए वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। शायद अब किरण उसे समझा सके।
6 साल के बाद जब अंगूठी उतरती है तो जिल्द पर दायरे की सूरत निशान छोड़ जाती है। बहुत अरसे तक उंगलियां खालीपन की दास्तान सुनाती हैं। किरण ने ऐसे दर्द से आरी अंदाज में कहा जैसे किसी दूसरे की कहानी सुना रही हो। ये तो बहुत बुरा हुआ। रिदा ने वो दुख महसूस किया था जो अब किरण के लहजे में ख़त्म हो चुका था। इस बुरे को अच्छे में बदलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बगावत पर उतर आई। सलमान को दुबली लड़कियां पसंद थी, मैं दबाकर सुबह शाम खाने लगी। इसको घरेलू लड़कियां चाहिए थी जो कि मैं इसकी चाह में बन गई थी, लेकिन मैंने नौकरी कर ली, घूमना फिरना शुरू कर दिया। हर काम उसकी पसंद से उल्टा करके मुझे तस्कीन मिलती थी। नतीजा ये निकला कि मैं सलमान को पसंद करने वाली कम उम्र नादान लड़की से समझदार औरत बन गई, जिसको सलमान नाम के शख्स की परवाह ही नहीं रही। उसने फ़ख्र से कहा। और अब रिदा ने 2 लफ्ज़ कहे, अब क्या? अब मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कमाऊ हूँ, बाकिरदार हूँ, मोटापे के बावजूद रिश्ते आते हैं, मगर शादी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। जब दिल करेगा कर लूँगी। किरण ने रिदा की तरफ देखा जो इस कैफियत के इब्तदाई सीढ़ी पर खड़ी थी, जिससे किरण अरसा पहले गुजर कर कई नए रास्ते ढूंढ चुकी थी। बहुत अच्छा किया आपने। रिदा सारी गुफ्तगू में पहली बार मुस्कुराई थी। किरण शहजादी को देखकर वो माजी से ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी थी। रिदा को लगा था किरण अपने बड़बोलेपन के बाइस सबको दास्तान सुनाती होगी, मगर दफ्तर की 2 लड़कियों से गुफ्तगू के बाद उसे मालूम हुआ था कि किरण ने ये सब और किसी को नहीं बताया था। रिदा के उकताए चेहरे को देखकर किरण ने ये सब इसको बताया था, तो अच्छा किया था। उस दिन के बाद रिदा के चेहरे की उकताहट ख़त्म हो गई थी। जिगर अपनी साबर तबीयत के बाइस साइम का जिगर गोशा बन चुका था। वो ना ज़्यादा बीमार पड़ता था, ना उसके ज़्यादा बाल झड़ते थे। इब्तदा में साइम ने उसे बांधने की कोशिश की थी, जिस पर वो बुरा मान गया था। बांधे जाने के अलावा उसने किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं किया था। साइम के पीछे वो घंटों अकेला भी रह लेता था। एतवार का दिन था। साइम जिगर को वॉक करवा कर घर छोड़ गया था। शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में कार वॉश था। गाड़ी धुलने के अरसे में वो ग्रोसरी ले आया था। फिर बेमकसद पार्किंग में टहल कर वक्त गुजारी करने लगा। करीबी एक आवारा बिल्ली किसी बच्चे के फेंके हुए नगट्स पर मुंहमारी कर रही थी। साइम ने खड़े खड़े अपने पाँव से इस बिल्ली की कमर सहलाई, और ऐसे मौका पर वही हुआ जो पहले भी हो चुका था। सामने से ग्रोसरी के बड़े 2 थैले पकड़े रिदा आ रही थी। साइम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जबकि रिदा ने बिल्ली को सहलाते साइम को जूते से ऊपर तक देखना शुरू किया। और जब तक उसकी निगाह साइम के चेहरे तक पहुंची, उसके तासरात में नागवारी भर चुकी थी। साइम झटके से सीधा हुआ और दोनों कदम ज़मीन पर रखकर खड़ा हो गया। फिर घबराकर मुंह फेरा और आगे चलने लगा। उसने दिल में खुद को कोसा, ये हमेशा ऐसे ही मौक़ों पर क्यों मिलती है? तब क्यों नहीं आती जब मैं किसी अंधे को सड़क पार करवा रहा होता हूँ, या सड़क पर मांगने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें तकसीम कर रहा हूँ। वो खुद ही जलकर सोचा कि ऐसे काम वो करता ही कहाँ था। साइम रिदा के आगे चल रहा था, जबकि रिदा ग्रोसरी के 2 बड़े थैले हाथों में पकड़े बगल में टिश्यू रोल का पैकेट दबाए सुस्त रफ्तारी से आ रही थी। साइम गाड़ियों के करीब आकर रुक गया और घड़ी देखने लगा, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। घड़ी पर पहली निगाह डालते ही कार वॉश वाला उसकी गाड़ी धुलवा कर ले आया था। अब सारे इंतज़ार भी ख़त्म हो गए थे। चाबी पकड़कर भी वो बाहर ही खड़ा रहा। करखियों से रिदा को देखा। उसने सोचा कि मदद की ऑफ़र ही कर दे। रिदा के गाल पसीने के बाइस सुर्ख हो रहे थे, लेकिन फिर उसने डरकर निगाहें फेर लीं। रिदा ने एहसानमंद होने के बजाय उसे ही सुना देनी थी कि औरतें अपना बोझ खुद उठा सकती हैं, इनको मदद की ऑफ़र करने वाले मर्दों को भी उन्होंने खुद ही पैदा किया है, वगैरह वगैरह। रिदा गुस्से से सारा सामान ज़मीन पर रखकर सांस लेने लगी तो साइम के अंदर का मददगार इंसान फिर से बेदार हुआ। हो सकता है उसके पास गाड़ी ना हो, कहाँ टैक्सी में रुलेगी। वो इसी शशोपंज में मुब्तला था कि साइम के पीछे कोई आकर खड़ा हुआ। फिर उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, इतना ही दिल कर रहा है तो मदद क्यों नहीं कर देते? आदमी ने कहा, ये काट लेती है। साइम के मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर उसने झट गर्दन मोड़कर देखा, उसके पीछे कोई और नहीं निसार वहीद मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आगे बेटी, पीछे बाप। साइम का तो खून खुश्क हो गया था। बिल्ली, वहाँ एक बिल्ली है, बहुत ज़ोर का काटती है। साइम ने बरवक्त सोचा और अपना टुकना मसल कर परफॉर्मेंस दी। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, दफ्तर में खपाई करके सफ़ेद किए हैं। 60 का होने वाला हूँ। कंपनी वाले कह रहे हैं मुलाजमत बढ़ा लो, लेकिन बच्चे कह रहे हैं आराम करो, इसलिए बच्चों का टेस्ट ले रहा हूँ। निसार साहब ने तफसील बताई। रीदा ने जब अपने बाप को साइम से बात करते देखा तो अपनी रफ्तार बढ़ा ली। एक बाप 4 बच्चे पाल लेता है, लेकिन 4 बच्चों से एक बाप नहीं संभाला जाता। हमारा गीज़र ख़राब हो गया है, बड़े बेटे को भेजा है कि अपनी कमाई से गीज़र बदलवाए, साबित करे कि बाप के रिटायरमेंट का बोझ बर्दाश्त कर लेंगे। उसको ग्रोसरी का कहा है और देखो गाड़ी तक ट्रॉली लाने के बजाय बैग में सामान भरवा लिया। निसार साहब ने कमर पर हाथ रखकर बेटी को उसकी गलती सुनाई। और हम जानते हैं अब्बू ने करना वही है जो इनका दिल करता है, लेकिन हर कोई कुछ दिन बाद इनकी रिटायरमेंट की बहस दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग अपना आप साबित करके ये किस्सा एक ही बार ख़त्म कर रहे हैं। फिर अब्बू जाने और इनका दफ्तर। रीदा ने करीब पहुंचकर थैले गाड़ी की बोनट पर रखते हुए कहा,
साइम ने बगैर सोचे झट रिदा की गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। रिदा ने लम्हा भर साइम को देखा, फिर खामोशी से सामान पिछली सीट पर रखने लगी। और प्लोटो के अब्बा, किसी दिन प्लोटो को लेकर घर चक्कर लगाओ। निसार साहब ने बेतकल्लुफी से साइम का कंधा थपका। सामान रखती रिदा ने नापसंदीदा निगाहों से बाप और साइम को देखा। घबराओ नहीं, सिर्फ गुर्राती है, काटती नहीं है। निसार साहब ने रिदा की तरफ देखते हुए साइम से कहा। साइम घबरा गया और रिदा को गुस्सा आने लगा। अब्बू घर चलें, देखते हैं आपका छोटा बेटा नलकों की मरम्मत करवाकर और आपकी छोटी बेटी आपकी दवाइयाँ लाकर आजमाइश में पूरे उतरे के नहीं। रिदा ने बाप को याद दिलाया। अंकल, कुछ मेरे लायक काम हो तो ज़रूर बताएं। साइम ने एक बार फिर चापलूसी का सहारा लिया, जो पहले भी कभी उसके काम नहीं आई थी। अब्बू चलें, रिदा ने साइम को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बेटा, किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट वाले का मालूम हो तो पूछकर बताना कि नए सफ़ेद बाल लगवाने का क्या रेट है और काले बाल का क्या है। मालूमात ले लेना। रिटायर होना है तो फिर तरीके से हूँ। निसार साहब ने मजाक से अपने सर पर हाथ फेरते हुए साइम को जवाब दिया। साइम भी हंस पड़ा। कोई तो बात थी, तभी वो वकास के ग्रुप के पसंदीदा अंकल थे। चलो अपना ख्याल रखना। निसार साहब रिदा की मयत में गाड़ी में बैठ गए। साइम ने रिदा की तरफ एक आखिरी निगाह डाली और ख़ुद को मलामत की। चलो तो अब फैसला हो गया कि रिदा से मुतल्लिक तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। वो पहले तुम्हें लोफर नहीं समझती थी, तो अब समझ रही होगी। कहीं भी सारे काम छोड़कर तुम उसे घूरने लगते हो। अब मर जाना, मगर कसम है तुम्हें, इसको देखकर रास्ता बदल लेना। साइम ने खुद को खूब डांट पिलाई और अहद कर लिया अब उसके बारे में सोचेगा तक नहीं। मगर वो भूल गया था कि इन दोनों के बीच की कड़ी वकास था और वकास अपने 95 किलो के वजूद के साथ बीच से हटने को तैयार नहीं था। अच्छा लड़का है साइम। वापसी के सफ़र में निसार साहब कहे बिना ना रह सके। अच्छी गाड़ी है, अच्छी तनख्वाह भी होगी, इसलिए लड़का आपको अच्छा लग रहा है। लड़कों के लिए अच्छा होना कितना आसान है, कमाने लग जाओ अच्छे हो जाते हैं। अलबत्ता लड़कियों से तवक्कुआत की लिस्ट लंबी होती है। हाथ में जायका भी हो, शहजादियों सा हुस्न भी हो, मुंह में ज़ुबान ना हो, लेकिन हाथों में 10 काम वालियों जैसा हुनर हो। बच्चों की लाइन लगा दें, लेकिन ऐसे बच्चे पैदा करें जो शौहर और सास के घर में किसी किस्म की आलूदगी भी पैदा ना करें। पहले की निस्बत रिदा की कड़वाहट में काफ़ी कमी थी। मैं ये बात दिल पर भी ले सकता हूँ। 26 साल पहले ही सही, मैं भी लड़का हुआ करता था। निसार वहीद ने गाड़ी चलाते हुए मसनूई खफगी से कहा। आपकी बात और है, कुदरत ने आप जैसे मॉडल बनाने बंद कर दिए हैं। रिदा ने भी जवाबन छेड़ा। अब भी सारे लड़के बुरे नहीं होते, निसार साहब ने कहा तो रिदा चिढ़ गई। हम अब तक इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? वैसे ही कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छा लड़का भी मिले तो उससे बात कर लेना, डांट कर भगा मत देना। निसार साहब ने नरम लहजे में कहा। ठीक है, मुझे कोई ऐसा मिला जो अच्छा इंसान हो, औरतों की इज्जत करता हो, उनकी कामयाबी पर खुश होता हो, हंसने हंसाने का फ़न जानता हो, तो उसकी तस्वीर उतार कर दीवार पर टांग लूँगी। खुश? रिदा ने तेज़ी से कहा। निसार साहब मुस्कुरा दिए। पहले वो नाम भी नहीं सुनती थी, अब गैर इरादी तौर पर ही सही, पर कह रही थी कि आदमियों में उसे क्या खसूसियात चाहिए। घर पहुँचने पर मालूम हुआ निसार साहब के तमाम बच्चों ने अपने चैलेंज अच्छे से पूरे किए थे, लेकिन सौबिया बेगम ने खाना नहीं पकाया था। यानी 4 वोट रिटायरमेंट के हक़ में थे और एक सबसे वज़नी वोट रिटायरमेंट के ख़िलाफ़ था। ये क्या बकवास है? साइम ने वकास की शादी का कार्ड देखते ही चिल्ला कर कहा। मेरी शादी का कार्ड है। जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक होता है वो इस मौका पर कहते हैं मुबारक हो। वकास ने जवाबी गुस्सा किया। ओ हाँ, मेरा मतलब था वैसे किस किस को बुलाया है? साइम, जिसने रास्ता बदलने की कसम खाई थी, इसी नहज पर सोच रहा था। वकास भी इसका मतलब खूब समझता था, इसलिए फटकर बोला। यार बस कर दो, इस इरादे को जाने दो। अगर तुम दोनों ने क्लिक होना होता तो अब तक हो जाते। वकास को देखकर अफसोस हुआ था कि साइम अब तक हकीकत तस्लीम नहीं कर सका था। जानता हूँ यार, बस इरादे मजबूत होने से पहले रास्ते दोबारा टकरा जाते हैं। खैर, तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची? कोई काम है तो बताओ। साइम ने गुफ्तगू का रुख वकास की जानिब किया। आखिर को उसकी ज़िंदगी का इतना अहम मौका जो था। वो बेड पर ऊँधा लेटा कई पैंतरे आजमा चुका था, मगर नींद मेहरबान नहीं हो रही थी। दिल किसी नादान बच्चे की तरह अगर मगर करने लगता तो दिमाग किसी समझदार बुजुर्ग की तरह उसे झड़क देता। दिमाग ठीक ही तो कह रहा था, एक फंक्शन ही तो था, 3 घंटे में ख़त्म हो जाना था। वैसे भी साइम ने कौन सा बाकायदा पैगाम भेजा था जो रिदा के वाज़े इनकार पर शर्मिंदगी होती। एक इरादा था जिसकी आबियारी नहीं हो सकी थी। अब वो जाएगा, रिदा की तरफ नज़र उठाए बगैर फंक्शन में शिरकत करेगा और वापस इस घर आ जाएगा। उसने जिस्म को जुम्बिश दी, मगर जिस्म में इरादे को पूरा करती कोई जुम्बिश नहीं हुई। उसकी बेवक्त करवटें देखकर जिगर उसके बिस्तर पर चढ़कर उसके साथ लेट गया। साइम ने प्यार से उसकी कमर थपकी। आज तो ये जुर्रत कर लिया, मगर कल से ध्यान रखना, तुम्हारी सास आ रही हैं। साइम ने उसे छेड़ा। साइम की फैमिली बारात पर भी मदऊ थी, मगर वर्किंग डे होने की वजह से सिर्फ वलीमे पर आना था। सुबह साइम की अम्मी आने वाली थीं, जिनको जिगर सख्त नापसंद था। साइम ने लेटे लेटे ही इरादा किया कि अम्मी को लड़की ढूंढने का ग्रीन सिग्नल दे देगा। इसको शादी की जल्दी नहीं थी, लेकिन वो रिदा के फैसले का मान रखना चाहता था।
इसलिए अपनी कश्तियाँ चला रहा था। वो हमेशा की तरह ही तैयार हुई थी, लेकिन आज उसे सब दोस्तों ने आधा आधा कहा था। वो बहुत अच्छी लग रही है। इस बात से उसे एहसास हुआ था कि उसका नज़रिया दुनिया से किसी हद तक बदल चुका था। उसे अपना सजा संवरा वजूद अच्छा नहीं लगता था। वो सब दोस्त लॉबी में मौजूद थे जब बारात सामने से आ रही थी। वकास के दोस्त ना आगे होकर बारात का हिस्सा बने, ना ही फूल पत्तियां डालते इस्तकबालियों में शामिल हुए। वो कोने में खड़े सारी कार्रवाई देख रहे थे। साइम दुल्हा से 2 सफ़े पीछे मोतबर अंदाज में चला आ रहा था। रिदा की नज़रों ने उसे ढूंढ लिया था। वो हमेशा की तरह क्लीन शेव था। आज उसने सूट पहना था, बाल भी सेट करके बनाए हुए थे। शरीफ अफराद की शिरकत में आने वाले बुजुर्गों की हमराही में वो ज़्यादा ही सोबर और शरीफ लग रहा था। ये एक शख्स था जो अच्छा मुखलिस इंसान था। रिदा के दिल में अनाज के दाने जितनी चाह फूटी और वहीं दब गई। दिल में सिर्फ मायूस जज्बे थे। वो बंजर ज़मीन को टटोलते टटोलते साइम को देखती रही। रिदा की टिकटिकी बंधी थी और इसी लम्हे फूल डालती लड़कियों में से एक ने शौक होकर मुट्ठी भर पत्तियां साइम के ऊपर मारी। साइम ने फूलों के हमले पर चौंक कर लड़की की तरफ देखा। दुल्हन की वो शौक कज़न मुस्कुराकर साइम को देखते हुए खुले आम पैगाम दे रही थी। साइम ने घबराकर नजरें फेरी तो रिदा की खुद पर जमी निगाहों को देखा। इन निगाहों में दुल्हन की कज़न जैसी बेबाकी थी। ना साइम के लिए पसंदगी। साइम को दुख हुआ मगर अच्छा लगा। रिदा की आंखों में अब जिंदगी के लिए बेजारी नहीं थी। वो आंखें पहली मुलाकात वाली रिदा जितनी जिंदगी से भरपूर नहीं थीं, मगर फिर भी रोशन थीं, जैसे जिंदगी को दांव पर लगाकर बाजी जीतकर सांसें दोबारा हासिल की हों। जीने की आरजू इन आंखों में थी। साइम ने चंद लम्हे बाद नजरें बाइज्जत तरीके से फेर ली थीं। मखलूत फंक्शन होने के बावजूद आधे से ज़्यादा फंक्शन में रिदा और साइम का दोबारा सामना नहीं हुआ था। रिश्तेदार अब खाना खुलने का इंतजार कर रहे थे, जबकि लड़की के वालिद साहब बार बार स्टेज की तरफ देख रहे थे। वो मुंतजिर थे कि दूध पिलाई की रस्म इख्तिताम पजीर हो और वो खाने की तरफ बढ़े। वकास भी दूध पिलाई के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। पहली डिमांड पर उसने रियाल निकाल कर लहराए। सब सालियाँ महफूज हुई, मगर इन्हें देसी और वाफिर मिकदार में नोट चाहिए थे। फिर वकास ने जापानी नोट दिया और आखिर डॉलर तक पहुंच गया। सब खूब हंसे मगर राजी ना हुए। हमें लोकल करेंसी चाहिए, मगर कम से कम 4 ज़ीरो लगे हों। वकास की साली ने जिद की, कैश तो नहीं है, हाँ ये क्रेडिट कार्ड ही बचा है। वकास ने बटवे से कार्ड निकाला। उसकी सालियाँ मुंह बनाने लगीं, मगर दुल्हन की कॉलेज की सहेलियाँ अक्लमंद थीं। एक ने झट लपक कर कार्ड पकड़ लिया। ये तो आप हमें दे दें। इन रस्मों में दूल्हा की शामत आना तो मामूल था। वकास को शौक होना उल्टा पड़ गया। वो लड़की कार्ड लेते ही गायब हो गई। जैसे तैसे रस्म ख़त्म हुई तो वकास ने रिदा को भेजा कि इस लड़की को ढूंढ कर लाए। खुद वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तस्वीरें खींचवाता रहा। रिदा चंद मिनटों के बाद वापस आ गई। वो लड़की तो कहीं नज़र नहीं आ रही। लगता है हॉल के बाहर चली गई है। मरियम भाभी से कहो उसको फ़ोन करें। रिदा ने वकास के कान में मुखलिसाना मशवरा दिया। वकास ने बेगम की तरफ देखा और मासूम से अंदाज में माजरत करके स्टेज से नीचे जा खड़ा हुआ। मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा मरियम पर अगर फ़ोन करवाऊंगा? वकास ने रिदा को घूर कर कहा। तो किसने कहा था हाथम ताई बनकर क्रेडिट कार्ड पकड़ा दो? रिदा ने भी झट जवाब दिया, उधर ही कहीं होंगी तुम, दोबारा एक बार देख लो। वकास ने हॉल में नज़र दौड़ाई। सब खाने में मसरूफ़ थे। उसी वक्त वकास के मोबाइल पर मखसूस टोन बजी। वकास ने फ़ोन निकाला। ये देखो, ये तो रेस्टोरेंट भी पहुंच गई। वकास ने परेशानी से मैसेज दिखाया। किसी रेस्टोरेंट में खाने का बिल वकास के कार्ड से अदा हुआ था। उसका ही इत्तलाई मैसेज था। सही फंसे हो, लगता है इसे खाना ऑर्डर करते ही बिल दे दिया है ताकि काम चलते चलते अपना मकसद पूरा कर लें। रिदा ने इस लड़की की दूर अंदेशी को दाद दी। साइम ज़रा बात सुनो। वकास ने करीब मंडलाते साइम को आवाज़ देकर बुलाया। खुशखुराक साइम किनारों तक भरी खाने की प्लेट थामे उसी वक्त वकास तक पहुंचा। भाभी को बता दो अब निकाह हो चुका है। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हारे साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। साइम ने आते ही कहा और वो खाने में मगन था। रिदा ने गला खंकार कर अपनी मौजूदगी की खबर दी। रिदा की मौजूदगी का एहसास होते ही वो अलर्ट होकर खड़ा हो गया। सुनो यार, मरियम की सहेली मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर रेस्टोरेंट चली गई है। वकास ने मसला बताया। और 2-4 दूसरी सहेलियों को भी ले गई है। इतना बिल अकेली लड़की का नहीं हो सकता। रिदा ने अंदाज़ा लगाया। तुम जाओ और इस रेस्टोरेंट से मेरा कार्ड लेकर आओ। वकास ने मोबाइल स्क्रीन सामने की तरफ लहराई। इसकी क्या ज़रूरत है? अपना शनाख्ती कार्ड दो, मैं अभी कार्ड कैंसिल करवा देता हूँ। साइम ने हल बताया। उसी लम्हे रिदा ने मुड़कर अपनी सहेलियों को इशारा किया कि वो कुछ ज़रूरी बात करके अभी आई। साइम ने रिदा की अदम मौजूदगी का फ़ायदा लेकर अपनी प्लेट से ऊपर नीचे 2 चम्मच भरकर मुंह में डाले। वो वाकई बहुत भूखा था। हाँ ये सही है, लेकिन रुको, कार्ड कैंसिल हो जाएगा तो मेरा नेटफ्लिक्स और दूसरे सब्सक्रिप्शंस का क्या होगा? लंबे चक्रों में पड़ जाऊंगा। तुम जाकर मेरा कार्ड ले आओ। वकास जो बटवे से शनाख्ती कार्ड निकालने लगा था रुक गया। नया कार्ड बनवा लेना, अभी तो मसला हल करो। लड़कियों की शॉपिंग की सलाहियत को ना आजमाओ। इनके तो काले रंग के भी कम से कम 15 शेड्स मालूम होते हैं। साइम ने समझाया तो रिदा ने फ़ौरन पलटकर साइम को घूरा। एक्सक्यूज़ मी, वो भी लड़की थी। तुम लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, इस वक्त मेरा मसला हल करो।
मैंने घूमने फिरने भी जाना है। क्रेडिट कार्ड मेरे लिए शिमले की हैसियत रखता है। वकास ने दोनों दोस्तों की जज्बाती किया। बाद में भी तो तुम्हारी असलियत खुलनी ही है, हनीमून पर ही सही। साइम ने फिर कहा, कैसे कज़न हैं आप, इसकी मदद करने के बजाय इसको तंग कर रहे हैं। रीता ने टोका, अकल की बात यह है कि कार्ड कैंसिल करवाया जाए। मैं वहाँ जाकर कार्ड मांगूंगा तो वो भी तो लड़कियाँ मुझे नहीं देंगी, छीन मैं सकता नहीं। अलग तमाशा बनेगा, लड़कियाँ मुझे बुरा भला कहकर रुखसत कर देंगी। साइम के जवाब में दम था। रीता, तुम इसके साथ चली जाओ, ये ड्राइव करेगा, तुम कार्ड ले लेना। वकास ने आखिर पते की बात की। मैं अकेली? वकास, लेकिन रिदा को भी कार्ड रिकवर करने का आइडिया बुरा लगने लगा था। 15 मिनट की बात है, जल्दी करो तुम लोग। वकास हुक्म सादर करके दोबारा स्टेज पर चला गया। रिदा और साइम एक दूसरे को देखकर रह गए। जिंदगी की पुरानी आदत है, वो इंसानी फैसलों की आजमाइश जरूर करती है। साइम ने भी रिदा को कभी ना सोचने का फैसला किया था। अब वो उस फैसले की आजमाइश में मुब्तला था। गाड़ी में 2 सवार और इनके दरमियान सन्नाटा था। दोनों हॉल से निकलकर वकास की सालियों की तलाश में निकल पड़े। मेज़बान होने के नाते साइम ने बोलने में पहल की थी। मेरे साथ अक्सर शादियों में यही होता है, ऐन खाने के टाइम मेरे जिम्मे कोई काम लगा देते हैं। आपकी मेहंदी पर भी मुझे। साइम रिदा के सामने बोले और कोई गड़बड़ ना करे, ऐसा पहले भी कब हुआ था। इस बार भी वो जुबान दांतों तले दबाकर रह गया। रिदा ने गुस्से से साथ वाली सीट पर पहलू बदला। वो कुत्ता कैसा है? साइम ने फौरन बात बदली। मुझे क्या मालूम, मेरी तलाक को 2 साल होने वाले हैं और यकीनन वो शख्स इस लायक नहीं था कि उसकी खैर खबर रखी जाए। रिदा ने गुस्से से जवाब दिया और साइम की तरफ देखा। साइम भी गड़बड़ा गया। मैं पीटर पैन की बात कर रहा था, आपका भौंकने वाला कुत्ता। साइम ने वजाहत की। अब दांतों तले जुबान दबाने की बारी रिदा की थी। लोग इससे पहले भी बेधड़क होकर उसके साबका शौहर के हाल हवाल पूछ लेते थे, इसलिए साइम की बात का भी उसने यही मतलब अखज़ किया था। अब उसने गौर किया तो पहले वो खामोश हो गई, फिर हल्का सा मुस्कुराई और फिर कहका लगाकर हंसने लगी। साइम जो इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि रिदा को गुस्सा करने के अलावा सब भूल चुका है, उसकी हंसी सुनकर खुद भी मुस्कुरा दिया। दुल्हन बनी तस्वीरें खिंचवाते हुए ये हंसी ही तो थी जो साइम के दिल के तारों को छेड़ गई थी। भौंकने वाला कुत्ता पीटर पैन बिल्कुल ठीक है। अब रिदा खामोशी से मुस्कुरा रही थी। चंद मिनट ऐसे ही गुजर गए, फिर साइम ने गाड़ी रोकी। रेस्टोरेंट आ गया। साइम ने इत्तला दी, मैं निपट कर आती हूँ। रिदा कलाइयों से आस्तीन ऊपर करते नीचे उतर गई। फिर थोड़ी देर बाद मुठियाँ भींचती हुई वापस आई। वो यहाँ से जा चुकी हैं। वकास ने अगली लोकेशन भेजी है, कहीं शॉपिंग कर रही हैं। आज तो वकास का दिवालिया हो जाएगा। वो झुल्लाती हुई थी। जिस दिन इसे बाकायदा दस्तावेज पर दस्तखत किए कि अब सिर्फ एक ही औरत उसकी दुर्गत बना सकती है, उसी दिन ये हो गया। साइम ने महफूज होते हुए अगली मंजिल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। बड़े कमाल लड़कियां हैं। वकास अब अपना क्रेडिट कार्ड 100 तहों में छुपा कर रखेगा। साइम ने एक और तबसरा किया, गालबन आपको लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। रिदा उंगलियां मरोड़ते हुए तंजिया मुस्कुराई। खाली पेट साइम सुलग कर रह गया। मेरी हर बात का उल्टा मतलब अखज़ करके आपको क्या मिलता है? आखिर आप ये साबित करना चाहती हैं कि मैं दुनिया का सबसे बुरा मर्द हूँ, तो आप अपनी कुव्वत ज़ाया ना करें। आपको बुरा लगता हूँ, सारी दुनिया को कितना भी अच्छा लगूँ, मेरे लिए बेकार है। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर बढ़ गई थी। रिदा के ऊपर मौजूद कड़वी तहों में एक ज़ोरदार सुराख हुआ था जो सीधा उसके दिल तक पहुंचा था। वो कितनी गहरी बात कितने आराम से कह गया था। रिदा ने बहुत आहिस्ता गैर महसूस तरीके से नज़रें दाईं तरफ मोड़ी थीं। उसके साथ बैठा आदमी कम अज़ कम भी उससे 4 साल बड़ा था। बातों से तजुर्बाकार लगता था। निगाहों में शराफत थी तो पहनावा रोबदार था। फिर भी वो इसको ऐसे झिड़क देती थी जैसे कोई नन्हा बच्चा हो। दूल्हा का क्रेडिट कार्ड लेकर बगैर इजाज़त शॉपिंग करना बदमाशी है। रिदा का लहजा धीमा पड़ गया था, मगर उसने अपनी बात का दिफा करना फ़र्ज समझा था। मट्टी की मूर्तें नहीं है, एहसासात वाली लड़कियां हैं। थोड़े से शुक्ल पर इनका भी हक है। कुछ बातों को संजीदा लेना चाहिए और कुछ को हंसकर गुजार देना चाहिए। यह हमारे लिए हंसकर गुजारने वाली बात है, संजीदा लेने वाली बात दूसरी है। कौन सी दूसरी बात? रिदा ने बगैर सोचे समझे पूछा और साइम के बिछाए जाल में फंस गई। संजीदा लेने वाली बात यह है कि मैं तकरीबन 28 साल का एक आदमी हूँ जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। घर में सबसे बड़ा हूँ। फिलहाल आपके शहर में अकेला रहता हूँ। शराफत का ये आलम है कि जहन में ख्याल तक नहीं आया कि कुत्तों की भी अजनास होती हैं, और आपसे शादी करने के बारे में इस कदर संजीदा हूँ कि 3 दफ़ा मजाक बनने के बावजूद चौथी बार अपने जज्बात पेश कर रहा हूँ। मैं घर वालों की रजामंदी से सीधे सीधे आपसे शादी करना चाहता हूँ और इस गाड़ी के रुकने से पहले आपका जवाब चाहता हूँ। तन्हाई ने उसे हौसला दिया था या ये शैतान का बहलावा था? इसका फैसला रिदा के जवाब के बाद होना था, मगर साइम ने यह कर दिखाया था। हफ्तों के अहद और इरादे के बाद उसने अपनी ही कसम तोड़ी थी। ये भी कोई नई बात नहीं थी। उसे हमेशा अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मार्च तक भूल जाती थीं। कई बार 3 महीने का फिटनेस प्लान लेकर वो हफ्ता भर में सब अहदो पैमा तोड़ चुका था। इम्तिहानों के लिए टाइम टेबल बनाकर कभी जो इस पर अमल किया हो। इतनी बार यू टर्न लिया था तो एक और सही, मगर इस बार सब दाव पर लगा महसूस हो रहा था। रिदा को इतने डायरेक्ट प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन
उसने अपने अब्बू को जुबान दी थी कि कभी कोई अच्छा इंसान मिला जो औरतों की इज्जत करता हो, उनकी कामयाबी पर खुश होता हो, तो वो उसके बारे में सोचेगी। बिलाशुबा ये अच्छा इंसान था जो चंद लड़कियों को बेबाक नहीं शरारती कहकर इनसे कार्ड वसूल करने जा रहा था। रीदा ने संजीदगी से सोचा था, वैसे इतनी जल्दी भी नहीं है। अगर वक्त लेने से आपका जवाब मुस्बत आ सकता है तो आराम से सोचकर बता दीजिएगा। साइम ने इसे खामोश देखकर फिर पैंतरा बदला। मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे पास फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है। अकेली जान हूँ, अपना खर्चा खुद उठाने लग जाऊंगी। मैं तना हूँ ना मजबूर। एक बार के तजुर्बे से सबक सीख चुकी हूँ, इसलिए जवाब इनकार में ही है। मुझे शादी ही नहीं करनी। वो अब तक अपने जज्बात के मंधार में थी, दूसरों के जज्बात का ज़्यादा सोचती नहीं थी। कभी कोई इतना अच्छा लगेगा कि आपका इरादा बदल जाएगा, साइम ने कहा। उसे अपने कहने पर इत्मीनान था, बस दुख था कि वो इतना अच्छा नहीं कि रिदा का इरादा बदल जाए। शुरू में तो सभी अच्छे होते हैं। रिदा ने सर झटका। और जो 5 मुलाकातों के बाद भी अच्छा ना लगे उसको क्या कहते हैं साइम? वो चाहता था जैसी भी सही गुफ्तगू होती रहे, मगर उसका तारुफ एक बार फिर नामुकम्मल रहा था। यहाँ से दाएं हाथ, रिदा ने अनसुना करके बेमकसद रास्ता बताया। वो चाहती थी सफ़र ख़त्म होने तक कोई ऐसी बात ना हो कि साइम उसे तमाम काबिल नफ़रत मर्दों के झुरमट में अलग नजर आने लगे, जबकि साइम चाहता था लिखने वाले का कलम रुक जाए, उसे अपने अल्फाज भूल जाएं, सफ़र कभी ख़त्म ना हो, और वो इन यादों का ज़ख़ीरा करना चाहता था। हम पहुँच गए, रिदा ने कहा। लेडीज़ फर्स्ट। मैं कार पार्क करके आता हूँ। साइम ने गाड़ी रोककर रिदा को उतारा। रिदा उतरी। वो एक ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के दरमियाने साइज़ की दुकान थी। खुशकिस्मती से वकास की नई नकोर तीनों सालियाँ दुकान से बाहर ही निकल रही थीं। चलें गर्ल्स, पार्टी इज़ ओवर। मुझे वकास ने कार्ड लेने भेजा है, रिदा ने टीचर की तरह बोला। अरे आप आ भी गई? रिदा खुलकर हंसी। लग रहा था वकास ने इज्जत दाव पर लगाकर भाभी से फ़ोन करवा ही दिया था। लड़कियों ने आसानी कार्ड दे दिया और इनके लिए यही शरारत बहुत थी। वो वैसे ही ठट्ठे लगाती अपनी राह चल पड़ी। रिदा ने सुकून का सांस लिया और आगे बढ़ी। सड़क किनारे खड़े होकर उसने कार्ड पर्स में रखकर वकास को मैसेज कर दिया। फिर वो दाएं बाएं साइम को देखने लगी। इतने में एक तेज़ रफ्तार बाइक उसके बहुत करीब से गुजरी और जाते जाते उसके पास कोल्ड ड्रिंक की नीम खाली बोतलें फेंक दी। अंधे हो क्या? सड़क है, डस्टबिन नहीं, रिदा पीछे से चिल्लाई। ड्रिंक उसके ऊपर भी गिरी थी। उसने दामन से झटका। बाइक पर सवार दोनों जवान लड़के उसी वक्त पलटे और उसके करीब ही बाइक खड़ी करके उतर गए। बाइक पर सवार थे तो शरारती बदतमीज़ लग रहे थे, अब उतरकर खौफनाक बदतमीज़ नजर आ रहे थे। किसने कहा है सज धज कर बीच सड़क पर खड़ी हो? उतरने वाले लड़कों में से एक बहुत बदतमीज़ी से बोला। सड़क है, कूड़ेदान नहीं, किसी को चोट लग सकती है, वो आंखें दिखाते हुए बोल रही थी। लेकिन दिल ही दिल में सोच रही थी, अब ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। अंधा नहीं हूँ, आंखें हैं और सब नजर आता है। लड़के ने रिदा को सर से पांव तक देखा। वो कम उम्र लड़के थे जिन्होंने बेख्याली में ड्रिंक्स फेंकी थी। फिर जब एक सजी बनी लड़की को पुकारते सुना तो नीचे उतर गए। मेरे पास नाखून है, आंखें नोच लेती हूँ, उसने धड़ल्ले से जवाब दिया। तो लड़के मुश्तिल होकर आगे बढ़े। रिदा सहम कर पीछे हो गई। रुको। रिदा के सामने साइम आ गया था। साइम उम्र, कद और चौड़ाई तीनों में लड़कों से बड़ा था। वो बारोब होकर मुख्तसर तरीन ऑर्डर दे रहा था और लड़के मान रहे थे। साइम ने लम्हा भर को मुड़कर रिदा को देखा। वो सहमी हुई थी लेकिन जाहिर कर रही थी जैसे गुस्से में हो। हुआ क्या है? साइम ने रिदा से पूछा, फिर लड़कों की तरफ देखा। मेरे ऊपर ड्रिंक्स फेंक कर गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन साइम का इसके पास होना इसे तनहा होने से कई गुना बेहतर लग रहा था। तो सड़क इसकी है। पहले वो अकेली लड़की से बहस को एंजॉय करना चाहते थे, अब खुद भी घबरा गए थे। सड़क इसकी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की है तो इसको अपना समझे। वो लड़कों की आंखों में देखते हुए तहम्मुल से कह रहा था, लेकिन लड़कों को लग रहा था वो बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हम इज्जत बनाए बगैर चाहते हैं कि हर तरफ से इज्जत मिले। बोतलें फेंक कर बदजुबानी करने के बाद इज्जत नहीं मिलती, चाहे गलती से हुआ हो। लेकिन अपने काम से काम रखने वाली लड़की के ऊपर आपने कचरा फेंका, फिर बदतमीजी की, आपको इनको सॉरी बोलना चाहिए। साइम हर दर्जा संजीदा था। सॉरी? लड़कों ने दोबारा तैश में आते हुए सवाल किया। इट्स ओके, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। चलें, गाड़ी इस तरफ है। लड़कों के मुंह से सॉरी निकल गया था। साइम के लिए काफ़ी था। वो दिल फेरने में वक्त सिर्फ सर्फ नहीं कर सकता था, इसलिए ठंडे ठंडे मामला सुलझाकर रिदा को दोबारा गाड़ी की तरफ ले गया था। आप जानते हैं ना, इन्होंने सवाल पूछा था, सॉरी कहा नहीं था। गाड़ी में बैठने से पहले रीता ने मुड़कर लड़कों को देखा जो बाइक पर बैठ रहे थे। जानता हूँ, पर कह तो दिया है। वैसे भी बहस में जीत इसकी ही होती है जिसको आखिरी जुमला नसीब होता है। साइम ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी में बैठ गया। वो जानती थी कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। साइम ने भी नहीं भी होता तो चंद जुमलों की बहस के बाद या वो चले जाते या रिदा अपनी राह लेती। लेकिन इस सारे तजुर्बे के बाद रिदा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। एक मर्द की नफरत में अब वो इतना आगे निकल आई थी कि सब मर्दों पर नफरत लौटा रही थी। कुछ मर्द बुरे होते हैं तो कई साइम जैसे अच्छे भी होते हैं। बड़ी बात नहीं थी, मगर लग रही थी कैसे साइम बर वक्त आया। ठंडे अंदाज में सिर्फ बातों से सॉरी भी कहलवा लिया। वो अकेली होती तो कभी इन बदतमीज़ों से सॉरी नहीं कहलवा सकती थी। सामने वाले ने जैसा भी सॉरी कहा, रिदा को ये सुनने से ही इज्जत अफजाई महसूस हुई थी।
वापसी के सफ़र की तरफ जाती रिदा ने गाड़ी में अपने साथ बैठे शख्स की मौजूदगी महसूस की। वो अनजान था, फिर भी उसकी इज्जत का पास रखकर दूसरों से भी करवा रहा था। ये तो निसार वहीद के ज़माने का मर्द लगता था। वो अकेली होती तो कुछ ना कुछ हो जाता, मगर कोई साथ हो तो लम्हे यादें बन जाते हैं। अच्छी यादें हों तो बांटने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं, बुरी यादें हों तो तजुर्बा बन जाता है। वो बुलंद बांग कहती थी कि वो तन्हा अच्छी है। अब दिल से महसूस कर रही थी कि किसी का साथ मिलना उसे खुशी देगा। कभी सालों बाद वो पलटकर आज का दिन याद करके साइम को कहना चाहेगी, याद है वकास की बारात पर क्या हुआ था। किसी के साथ होने से वक्त कैसा कीमती हो जाता है। एकदम उसका दिल चाहने लगा कि साइम को अपने सारे एडवेंचर बताए। फिर वही हुआ जिसका रिदा को डर था। साइम काबिल नफरत मर्दों के झुरमट से बहुत आगे, अलग काबिल सताइश मर्दों की सफ़ में नजर आने लगा। वहाँ तक भी ठीक होता, मगर जब साइम का ख्याल आ रहा था उसके दिल में बिजली का एक कुमकुमा सा रोशन होता। अगर वो नज़र घुमाकर साथ वाली सीट पर देख लेती तो कुमकुमों की पूरी लड़ी दिल में जगमगाने लगती। साइम ड्राइव करते करते गाड़ी रोक चुका था और अपनी खिड़की से किसी से बात कर रहा था। रिदा अपने ही ख्यालों में उलझी थी। जब साइम ने उससे बराह रास्त बात की, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया था? साइम ने पूछा। हाँ ये रहा। रिदा ने पर्स खोलकर कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ये लें और आधा आधा पैक कीजिएगा। साइम ने रिदा से कार्ड लेते ही साथ वाली खिड़की से ऑर्डर लेने वाले को पकड़ाया। रिदा भी एकदम सूरत हाल से वाकिफ हुई। ये क्या हो रहा है? रिदा ने शीशे से बाहर देखा। वो एक टेक अवे रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। मेरी तरफ ऐसे मत देखें, वकास मेरे साथ हमेशा ऐसा करता है। शादी पर बुलाता है, फिर किसी काम से बाहर भेज देता है। अब हॉल में रुखसती हो चुकी है और मुझे बहुत भूख लगी है। साइम ने बगैर किसी लगी लिपटी के सच्ची बात की। रिदा ने इस बार नाक नहीं चढ़ाई, बल्कि मुस्कुराकर पूछा था, ये वाली बात किस जुमरे में आती है? संजीदा लेने वाली या हंसकर गुजार देने वाली? अब इसका भी साइम से बात करने को दिल चाह रहा था। हमें तो हंसकर गुजार देना चाहिए। अगर वकास संजीदा ले भी लिया तो इसकी ऐसी की तैसी। साइम अपनी शरारत में हक बजानिब था। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। रिदा अब भी तंज करने की अपनी रवायत बरकरार रखना चाहती थी, मगर इसका लहजा चुगली खा रहा था। हम HR के लोग हैं, हाथ चलाने वाले मौक़ों पर भी बातों का जादू चला लेते हैं। वो भी रिदा के बदले अंदाज को महसूस कर रहा था। इतने में वेटर इनका पैक किया हुआ खाना और वकास का क्रेडिट कार्ड वापस ले आया। आपको घर छोड़ देता हूँ, फिर वकास को कार्ड दे दूंगा। साइम ने कार्ड लहराया। अभी भी सस्ते में छूट गया। साइम ने गाड़ी चला दी। दोनों के दरमियान अगली बात तब हुई जब साइम ने गाड़ी रिदा के घर के बाहर रोकी थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रिदा ने बज़ाहिर खाने का पैकेट थाम रखा था, मगर हकीकत में वो अपने दिल की इत्मीनान के लिए साइम की ममनू थी। रिदा गाड़ी से उतर गई और गेट की बेल दी। साइम ने अपनी तरफ का शीशा नीचे करके रिदा को पुकारा। एक मशवरा देना था, जब किसी को शादी के लिए इनकार करना हो तो ये कहकर किया करें कि वो पसंद नहीं है, इससे शादी नहीं करनी, वरना अगले को उम्मीद रहती है। और जिनकी उम्मीदें तोड़नी हो, इन्हें इतनी अपनायत से नहीं देखते कि आंखें दिल की चुगली खा जाएं। साइम ने शोखी से कहा। रिदा की आंखें खुली रह गईं और अल्फाज गुम हो गए। क्या उसकी सोच उसके एतबार से नजर आने लगी थी? अपना ख्याल रखिएगा, साइम ने शास्तगी से कहा और शीशा ऊपर करके चला गया। कुछ माओं की बुरी आदत होती है, वो छुट्टी पर भी हों तो पाँव पसारने के बजाय काम पर लग जाती हैं। साइम की अम्मी और बहन भाई सुबह सुबह ही वकास के वलीमे में शिरकत करने पहुंच गए थे, ताकि आराम करके रात तक फिर से ताज़ा दम हो जाएं। मगर सबाहत बेगम को अकेले रहने वाले मासूम बच्चे के 100 बखेड़े नजर आ रहे थे। साइम ने जिगर को लॉन में निकाल दिया था, फिर भी सबाहत बेगम को उसकी मौजूदगी पर ही एतराज़ था। तुम्हारे सोफ़ा के कुशन पर उसने दांतों के निशान डाल दिए हैं। किचन का दरवाज़ा बंद रखा करो, फ्रिज का रबड़ चबा गया है। वो जहाँ जाती वहीं जिगर की हाकमियत के निशान मिलते। माँ बनकर देखे, इसकी सास ना बने। साइम ने लाड से माँ के कंधे पर सर रखा। वो भी बहुत खुश और मुतमईन था। फिक्र होती है तुम्हारी, सबाहत ने बेटे के कान खींचे। फिक्र नहीं, दुआ किया करे। साइम माँ के कंधे से लगा बैठा रहा। वो भी कोई कहने की बात है? माँ ने साइम के बालों में हाथ फेरा। तुम्हारे अब्बू का खाना फ्रीज़र में रख कर आई हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूँ? माँ ने प्यार से पूछा। अम्मी, भाई के लिए खाना बनाने वाली ले आए, साइम की बहन मीना ने शरारत से कहा। वो कौन सा मुश्किल है, अभी मोबाइल दे, मैं डाउनलोड कर देता हूँ, साइम का भाई बोला। ऐसी ऐप डाउनलोड करूँगा कि गर्मा गर्म खाना दरवाजे पर आ जाएगा। तुम लोगों की इन्हीं बातों की वजह से इसने कुत्ता पाल लिया है। सबाहत की गुफ्तगू चक्कर काट कर फिर कुत्ते पर आई। अम्मी, हमने क्या किया है, मैंने तो आज ही भाभी ले आऊँ, मीना जज्बाती हुई। खाओ कसम। साइम माँ के कंधे से अलग होकर सीधा हो बैठा। अब तीनों उसकी शक्ल देख रहे थे। मेरा मतलब है आज ही ढूंढ लेना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वलीमे पर जा रहे हैं, वहीं उधर ही फंक्शन पर ही पसंद कर लेना, साइम ने मुस्कुराते हुए तफसील से कहा। क्यों भाई, किसको पसंद करना है, मीना ने लहरा लहरा कर पूछा। समझ तो सबाहत भी रही थी कि जो लड़की साइम की निगाह में है वो फंक्शन पर आएगी, बस जिसकी तरफ बार बार नज़र उठे उसी को ही पसंद कर लेना। साइम खामोशी से मुस्कुरा दिया। सबका फंक्शन में जाने का मज़ीद इश्तियाक बढ़ गया था।
सबाहत कुछ काम में मसरूफ थी। जिस बच्चे को आवाज़ देती वो 2 मिनट का कहकर 2 घंटे लगा देता। बस एक जिगर था जो एक आवाज़ पर आ जाता। सबाहत कहती खा लो, वो खा लेता। वो कहती आउट, जिगर बाहर चला जाता। वो कहती इन, तो अंदर आ जाता। फंक्शन पर जाने तक ये हाल हो गया था कि सबाहत बच्चों से कहने लगी थी, तुमसे अच्छा तो जिगर है, पहली बार में बात सुनता है। खामोश गाड़ी में शीशे से बाहर देखते हुए रिदा अचानक गुनगुनाने लगी थी। पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे निसार वहीद ने शीशे से रिदा को देखा। फिर सौबिया निसार ने रिदा का गुनगुनाना सुनकर खुशी से दिल थामा। फिर पिछली सीट पर बैठी फिजा बहन के साथ गाना शुरू हो गई। तुम थाम लो टूटे ना धागे, क्या पता अब क्या है आगे। थाम लो दिल तेज भागे, चांद तारों से भी आगे। फिजा ने लहराकर मिसरा मुकम्मल किया। रिदा को भी एहसास हुआ वो बेख्याली में गुनगुना रही थी। निसार वहीद और सौबिया वहीद बेगम ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। सुबह से ऐसी कई मुस्कुराहटों का तबादला कर चुके थे। रिदा सुबह से खुशी से फुदकती फिर रही थी, बात बात पर हंस रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। पुरानी बचपन नौजवानी की खुशगवार बातें ऐसे याद कर रही थी जैसे यादाश्त खोने के बाद सब दोबारा याद आया हो। निसार और सौबिया खामोशी से ये तब्दीली देख रहे थे। रिदा का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन शादी हॉल की रोशनियाँ उसको हकीकत की दुनिया में लाने के लिए काफ़ी थीं। किसी का अच्छा लगना एक खुशगवार सफ़र होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उसके साथ ज़िंदगी का सफ़र भी उतना ही खुशगवार गुजरेगा। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर, ख़ानदान, उनकी मर्ज़ी। किसी एक फ़र्द का भी नाखुश होना सबके लिए वबाल बन सकता था। इसलिए उसने अपने दिल को मना लिया। साइम ही क्यों ना हो, वो शादी नहीं करेगी। साइम को एक बार फिर मुँह की खानी पड़ी। बहुत धड़ल्ले से उसने रिदा से कहा था कि वो उसे अपनायत से ना देखे। नतीजतन रिदा ने उसे देखना ही छोड़ दिया था। वो फैमिली के साथ आई थी, सबसे नॉर्मल मिलजुल रही थी, खुशबाश थी, मगर साइम की तरफ देख भी नहीं रही थी। साइम को लगा था सामने वाली पार्टी भी दिल के हाथों मजबूर हो चुकी है। अब रिदा के तेवर देख उसने वकास को दिली दिल में नाकाबिले बयान लफ्ज़ों से नवाजा। ना वो उसका कज़न होता, ना वो इस शहर में पढ़कर रिदा से दोस्ती करता, ना साइम को इस मुसीबत से गुजरना पड़ता। साइम ने अरसा पहले जो मुफ्त डिनर खाया था वो मुफ्ता उसको बहुत महंगा पड़ रहा था। साइम की बहन मीना भाई को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बेताब थी। वो भी खामोश से बैठी इधर उधर देख रही थी। कई खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन दुल्हन के अलावा किसी की तरफ बार बार नज़र नहीं उठ रही थी। साइम टाई ठीक करते हुए खुद ही निसार वहीद की टेबल की तरफ चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसी हैं आप आंटी, उसने बढ़कर कहा। निसार वहीद ने कुर्सी से उठकर मुसाफा किया। कैसे हो बरखुरदार। बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आप सुनाएं। अरे बेटा, तुम वकास के वही कज़न हो, तुम्हारी फैमिली भी आई है। सोबिया बेगम ने भी उठकर साइम के कंधे पर हाथ फेरा। अम्मी जान रिदा करीब खड़ी अपने दोस्तों से बात कर रही थी। सोबिया बेगम की आवाज़ सुनकर पलट कर आई और निगाहों से तंबीह करने लगी। हेलो साइम, कैसे हैं। रिदा ने बहुत नपे तुले अंदाज में सलाम किया। साइम को कहीं उम्मीद थी कि वो मशरकी अतवार के तहत अपने जज्बात छुपा रही है, मगर ऐसा नहीं था। हेलो, मैं फ़िज़ा हूँ। रिदा की छोटी बहन रिदा से कहीं ज़्यादा गर्मजोशी से फ़िज़ा मिली थी। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। प्लीज़ कैरी ऑन, मैं आगे भी सबसे मिल लूँ। बहुत अदब से साइम ने अलविदा कर लिया था। बहुत दिल कड़ा करके मुस्कुराता हुआ चला गया। सोबिया ने शौहर को आंखों आंखों में रिदा को समझाने को कहा, जो जवाबन निसार वहीद ने गला खंकारा। तुम बेटियों की ज़िंदगी की तरफ से बेफिक्री हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आराम से रिटायरमेंट लूँगा। तुम लोग अपने घरों में खुश हो। हमारा घर वैसे ही तुम्हारी माँ के नाम है। मेरा क्या है, मलंग आदमी हूँ। बच्चों ने घर से भी निकाल दिया तो मैं यहाँ से वैगन पकड़ूंगा और सीधा किसी दरबार पर चला जाऊँगा। मेरा गुजारा हो जाएगा। निसार वहीद ने मसनूई आह भरी। उसी वक्त अवैस वहाँ पहुँचा था। वो दफ्तर से सीधा शादी हॉल ही आया था। अरे अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं। वैगन पर क्यों जाएंगे, मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद आपको छोड़ाऊँगा। अवैस कुर्सी खींचकर बैठ गया। बाकी भी बैठ गए। अब तो मोबाइल ऐप आ गई है, एक क्लिक पर गाड़ी आ जाती है। मैं आपको मंगवा दूंगा। फिजा ने झट कहा। निसार वहीद की कनपटी फड़फड़ाने लगी। क्यों तंग कर रहे हो अब्बू को, रिदा बोली। मेरे पास पैसे जमा हो रहे हैं, अपनी गाड़ी ले लूँगी। अब्बू अपनी गाड़ी रखें, फिर जहाँ दिल करे ले जाएं। रिदा ने मजीद वजाहत दी तो सोबिया बेगम ही फट पड़ी। उल्लू के कान, ये नहीं कहते कि अब्बू क्यों कहीं जाएंगे, आपका घर है, उल्टा रिक्शे टैक्सी मंगवा कर दे रहे हैं। वो गुस्से से बोली। निसार वहीद खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम लोगों पर मुझे दिल से फ़ख्र है। उन्होंने बज़ाहिर बच्चों को ताना दिया था, मगर यह हकीकत थी, इन्हें फ़ख्र था हर हाल में हंसने मुस्कुराने वाली इस औलाद पर। सोबिया गुस्से से मुंह फुलाए बैठी थी। निसार वहीद ने आगे होकर बेगम के पास सरगोशी की। मैं जानता हूँ तुम बच्चियों को अपने घर में हंसता देखना चाहती हो, मगर हमने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुश नहीं होते। बेटियाँ इज़्ज़त करती हैं तो वैसे ही इज़्ज़त मांगती भी हैं। इसमें क्या गलत है। पिछले 2 साल में हम कितने फैमिली फंक्शंस में जा चुके हैं, वही रटे रटाए सवाल होते हैं। तलाक क्यों ली, वो लड़का कहाँ है, अब दोबारा शादी क्यों नहीं हो रही, मानती हो ना। निसार साहब ने पूछा। हाँ मानती हूँ, मगर ज़िंदगी अकेले गुजारने की भी कोई मजबूरी नहीं है। सोबिया का वॉल्यूम ऊंचा था, बच्चों ने भी सुना था। आज हम जिस फंक्शन में बैठे हैं वो रिदा की वाकफियत के बाइस बैठे हैं। कितने लोग मिलकर गए हैं, वकास की फैमिली, रिदा के दूसरे दोस्त, इनके वालिदैन,
इनमें से किसी ने भी हमसे कोई बेतुका तकलीफ दे सवाल पूछा है? नहीं, क्योंकि ये हल्का रिदा ने अपने लिए खुद सेलेक्ट किया है और आज के फंक्शन के बाद मुझे इसकी सिलेक्शन पर पूरा भरोसा है। वो वही मुंतखब करेगी जो उसके लिए अच्छा है, और अगर नहीं अच्छा तो मुंतखब नहीं करेगी। अपनी तरबियत पर भरोसा रखो। निसार साहब बेगम का हाथ थपथपाकर वापस पीछे होकर बैठ गए। तीनों बच्चों ने ये गुफ्तगू सुन ली थी। वैसे साइम भाई तो अच्छे लग रहे हैं, हमेशा होलकर आते हैं और मुस्कुराते हुए वापस चले जाते हैं। अब फिजा बोल पड़ी, फिर वही बात। रिदा जिद होने लगी। वो आता है, रिदा नहीं जाती। जिस दिन रिदा खुद उसकी तरफ जाए उस दिन तक इस गुफ्तगू को दोबारा कोई नहीं छेड़ेगा। डील। अब अवैस ने घर के बड़े बेटे की हैसियत से कहा। किसी ने अंगूठा उठाकर, किसी ने सैल्यूट करके, तो किसी ने आह भरकर इस डील को कबूल कर लिया। रिदा वैसे ही बहुत अच्छे मूड में थी और आज तो पूरा गैंग जमा था। मायदा और यूसुफ की सबसे देर से मंगनी हुई थी, फिर निकाह हुआ और अब वो भी रुखसती के मुंतजिर थे। गैंग के 2 लड़के बाहर चले गए थे, लेकिन उसकी कसर ग्रुप की लड़कियों ने पूरी कर दी थी। इनमें से 3 शादीशुदा थीं और अपने शौहरों के साथ स्टेज पर मौजूद थीं। दूल्हा दुल्हन के इर्द गिर्द बैठे और पीछे कतार में खड़े वो अब भी नौजवान ही थे। इधर कैमरे में देखे सारे और स्माइल। कैमरामैन ने तमाम ग्रुप को मुखातिब किया। स्टेज के साथ ही बाईं तरफ की गोल मेज़ पर साइम और उसकी फैमिली मौजूद थी। साइम दानस्ता तौर पर स्टेज से नजरें चुराए बैठा था। पहली तस्वीर रिदा और उसके ग्रुप ने बहुत तमीज़ से खींचवाई। हम इतनी जल्दी स्टेज छोड़ने वाले नहीं हैं भाभी, से पहली बार मिले हैं। 8, 6, 7 यादगार तस्वीरें होनी चाहिए, रिदा ने आवाज़ बुलंद कहा। इनका सारा ग्रुप इसलिए भी बेहद महफूज हो रहा था क्योंकि अरसे बाद रिदा अपनी पुरानी जोन में थी। जो शादीशुदा हैं थम्स डाउन करें और जो सिंगल हैं थम्स अप करें। रिदा ने फिर ऐलान किया, चलें एक तस्वीर ऐसे हो जाए। वकास ने फोटोग्राफर को इशारा किया, खुद उसने अंगूठे को ऊपर किया ना नीचे। ओके जी स्माइल, फोटोग्राफर ने कहा, बल्कि सारे बोलो स्माइल। रिदा ने हाथ फैलाते हुए कहा। स्टेज के पास बैठी साइम और उसकी फैमिली ने झट मुड़कर रिदा को देखा। साइम ने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। उसे याद आया था रिदा ने अपनी शादी पर भी ऐसी ही तस्वीरें उतरवाई थीं। चलें अब सब वकास की तरफ पॉइंट करें और कहें स्माइल, रिदा ने फिर कहा। साइम की फैमिली ने एक बार फिर निगाह उठाकर रिदा को देखा, जो अंग्रेज़ों के चीज़ के मुकाबले में अपना स्माइल खड़ा करने पर बजद थी। अब साइम ने चेहरे से हाथ उठाकर रिदा को देखना शुरू कर दिया। शायद नज़रों से उकताकर ही वो स्टेज से उतर जाए, मगर रिदा ने ध्यान नहीं दिया। अब मायदा और यूसुफ की तरफ इशारा करते ही, अगला नंबर इनका ही तो है, तो सब बोले। इस बार पूरे ग्रुप ने रिदा की तकलीद में स्माइल कहा और इस बार पूरे हॉल ने मुड़कर देखा। ये लड़की कौन है? मीना ने हैरान होते हुए पूछा। वकास की क्लास फेलो है, रिदा निसार। साइम ने चारों ना चार जवाब दिया। तो ये ऐसे क्यों कर रही है? मीना को ज़ातियात पर हमला महसूस हो रहा था। बस चाह रही होगी सबकी नज़रें उसकी तरफ ही उठे। साइम का मोबाइल में मगन भाई बोला। मीना और सबाहत को एकदम कुछ याद आ गया। उन्होंने रिदा को देखा, फिर साइम को देखा। साइम ने रिदा के घर वालों पर पहला तासुर नायाब डाला था, तो रिदा भी झंडे नहीं गाड़ सकी थी। साइम, माँ ने इसका नाम लंबा करके पुकारा। जी अम्मी, ये रिदा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे पसंद नहीं करती। ये कहते हुए साइम ने माँ को रिदा का मुख्तसर सा तारुफ करवाया। उसकी माँ ने कुछ तीखी नज़र से स्टेज पर देखा। साइम का दिल डूबा, मगर माँ ने रवायती बात करने के बजाय कहा, ऐसे कैसे मेरे होनहार बेटे को रिजेक्ट कर सकती है? तुमने बेवकूफ़ी की, खुद क्यों पूछा? शरीफ लड़कियां लड़कों को जवाब नहीं देती। इसके माँ बाप कहाँ हैं? मैं बात करती हूँ। सबाहत तो दिल पर ले गई थी। उसी लम्हे स्टेज से एक और स्माइल की आवाज़ गूंजी। इस बार साइम ने खौफजदा होकर वकास को देखा और वकास की नज़रें मिलाते ही उसको आंखें दिखाईं। वकास फ़ौरन गड़बड़ा गया। रिदा ज़रा बात सुनो। वकास ने गर्दन मोड़कर रिदा को करीब बुलाया। हाँ बोलो। वो दुपट्टा संभालती हल्का सा झुकी। साइम के अब्बू का नाम इस्माइल है। साइम स्माइल, वकास ने कहा। रिदा झुककर सीधा होना भूल गई। ओह गॉड, रिदा ने आंखों पर हाथ रख लिया। तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा तुम्हें पता होगा, वकास ने लापरवाही से कहा। साइम उसे जिन अल्फाज से नवाजता था वो सही थे। वकास की अपनी शादी हो गई थी, उसे अब दूसरों की परवाह नहीं थी। रिदा सीधी होकर खड़ी हो गई, उसकी बोलती बंद थी। वो महतात अंदाज में साइम को तलाश करने लगी। वो सामने ही तो बैठा था। साइम, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, सब बाजमात अंदाज में रिदा को ही देख रहे थे। रिदा फ़ौरन स्टेज से उतरकर उनकी टेबल के पास आ गई। शादी करनी थी कि नहीं, ये अलग फैसला था, लेकिन साइम बहुत अच्छा इंसान था, तो जब वो उसको ज़्यादा ही अच्छा लगता था तो वो नहीं चाहती थी कि इसकी फैमिली या वो खफा हो। वो मैं आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। रिदा ने बारी बारी सबको देखा था। जवाबन 4 हैरान परेशान शक्लें उसकी मुंतज़िर थीं। सबसे पहले सबाहत के चेहरे पर हंसी फूटी, फिर साइम समेत सब हंस पड़े। मीना के तो हंस के आंखों से पानी निकलने लगा था। रिदा की भी हंसी निकल गई। ये तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी, सब ने मजीद हंसते हुए कहा। फिर इन्हें रिदा का ख्याल आया। बैठो बेटा, कैसी हो, क्या करती हो? इस बहाने इन्हें सीधा रिदा से बात करने का मौका मिल गया था। उन्होंने हाथ पकड़कर रिदा को पास बिठा लिया। जी अभी तो जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं 7 बजे उठने वाली कौम में से हूँ नहीं, इसलिए कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो 12 बजे शुरू हो। वैसी बौखलाई हुई थी कि बिना फिल्टर किए बोल रही थी। सबाहत को बुरा नहीं लगा, वो मजीद बातें करती रहीं
और रीता वैसे ही हंसमुख बातूनी रही जैसे थी। साइम खामोशी से कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और दूर जाकर अपने कुछ दूसरे कज़न से बात करने लगा। अगली बार उसकी रीता से नज़र मिली तो वहाँ अपनायत के अलावा और भी बहुत कुछ था। इन लोगों को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही अहद किया था कि जब तक रीता खुद नहीं पहल करेगी वो भी कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि रीता ना सिर्फ आगे बढ़ी थी बल्कि अब साइम के घर वालों से बातें भी कर रही थी। काफ़ी देर दोनों की धड़कनें माहौल की तरह बेहंगम रही थीं। हॉल में खाना खुल चुका था, वहाँ भी अफरा तफरी थी और इन दोनों के दिल में भी वापसी की राहें तहस नहस हो रही थीं। इसलिए तूफान था, दोनों ही अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते थे। साइम मीठे की प्लेट पकड़े खाने में मसरूफ़ था जब रीता से उसकी दोबारा मुलाकात हुई। अब वो खूंखार तरीके से घुरना छोड़ चुकी थी, बल्कि हल्का फुल्का मुस्कुरा रही थी, जैसे मुस्कुराहट बेकाबू हो गई हो। आपने मुझे अपना पूरा नाम बताया ही नहीं था, रीता ने सुर्ख होते हुए कहा। मैंने कई दफ़ा तारुफ करवाने की कोशिश की थी, आपने कामयाब नहीं होने दिया। साइम लंबा था इसलिए गर्दन झुकाकर बात कर रहा था। देख लें, मैं तो तारुफ भी आराम से नहीं होने देती, आगे की बात तो बहुत दूर है, फिर भी आप हथियार नहीं डालते। रीता को उसकी नीयत की सच्चाई उसकी इस्तकामत में नज़र आ रही थी। वो बिना थे कि कब से मुंतज़िर था। मैं भी अपने पालतू कुत्ते जिगर की तरह हूँ, सख्त जान। एक बार ठान ली तो लंबी जुस्तजू भी कुछ नहीं बिगाड़ती। और अगर आपको लगता है मंजिल दूर है तो पीछे मुड़कर देखें। मेरी अम्मी आपकी वालदा के साथ बैठी हैं, वो भी मेरी तरह धुन की पक्की हैं। अब तक आपकी अम्मी को चाय पर बुला भी लिया होगा, साइम ने जताया दिया। रीता ने लम्हा भर को पीछे मुड़कर देखा, फिर मसनूई तेवर दिखाते हुए बोली, चले देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है। साइम फौरन एक कदम आगे हुआ। रीता घबरा गई। हिम्मत मत आजमाइएगा, बस ये याद रखिएगा कि मेरे इरादे में हासिल करने का कोई जुनून नहीं था। बस आप हंसती हुई इतनी अच्छी लगी थी कि दिल चाहा कुछ ऐसा करूं कि सारी उम्र इस हंसी को इस्तेहकाक से देख सकूं। ये हंसी तो खो गई थी, आपकी खातिर वापस आई है, इसकी कदर कीजिएगा। रीता ने यह पहली फरमाइश की थी, कैसे दिलो जान से कबूल ना करता। एक मुश्किल मेरी तरफ भी है, अम्मी को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर उन्होंने मुझसे या आपसे पीटर पैन या जिगर को निकालने की बात की तो शायद हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी। साइम ने रीता को तकरीबन होने वाली सांस से डराया। रीता को भी कुछ याद आया। बेफिक्र रहें, मैं जोगर पहनकर चुस्त बांध लूँगी तो इसमें भी कोई मसला नहीं, बल्कि फिज़ा बहुत खुश होगी। वो बेफिक्री से हंसी। उसकी नौबत नहीं आने दूंगा, आपको और पीटर पैन को इज्जत से रुखसत करवा कर लाऊंगा। साइम को दिल की बात कहने का मौका मिला था, वो क्यों ना कहता। जानती हूँ, रीता की आंखों में एतबार था और साइम की आंखों में मोहब्बत। आंखों का जानलेवा टकराव हुआ, फिर रीता नज़रों से ही अलविदा कहकर पलट गई। साइम को टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर ही सही अपनी मोहब्बत मिल गई थी।